मधुबन में ऋषि कुमारों के बीच जो इस सृष्टि रंगमंच की विशेष पार्टधारी आत्माएं हैं, जिनको देखकर लाखों आत्माएं उनका अनुसरण कर रही हैं और उनसे शक्तियां प्राप्त कर रही हैं। तो ऐसी विशेष आत्माओं के बीच मुझे एक सेवा का अवसर मिला, वही मेरा परम सौभाग्य है। और आज का दिन खास तो मेरे लिए भी बहुत बहुत विशेष है और इतनी खुशी भी है, आनंद भी है। और आज हम इस आशय से मिले हैं कि आज मेरे पास जो कुछ स्वास्थ्य के बारे में ऐसी कुछ बातें हैं, जो बातें आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो स्वास्थ्य मिलना बहुत आसान है। आप किसी भी व्यक्ति को पूछेंगे कि भाई बीमार होना मुश्किल है या स्वास्थ्य प्राप्त करना मुश्किल है, तो लोग कहेंगे कि स्वास्थ्य को प्राप्त करना मुश्किल है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि बीमार होना मुश्किल है, स्वास्थ्य प्राप्त करना बहुत इजी है। वो कैसे? अभी आपने बीमार होते होते शुगर है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या बीपी है या माइग्रेन है, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो जो अपने अपने शरीर में पाल रखा है, वो आते आते 40 साल बीत गए, 50 साल बीत गए, बाद में वो रोग आया। मतलब कि बहुत लंबे समय के प्रयास के बाद आपने रोग को लाया अपने बदन में, शरीर में। और जाएगा कब? तो एक सिस्टम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सिस्टम आप अप्लाई करेंगे तो 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, और कोई जिद्दी बीमारी है तो 6 महीने लगेंगे। तो जिसको लाने में 40 साल लगे और जाने में कितने लगेंगे? 6 महीने। तो अभी रोग को निकालना क्या हो गया? सहज हो गया, बहुत आसान हो गया। अभी मधुबन की इस तपोभूमि में आए तो ऐसा भी महसूस हो रहा है कि आप जो विशेष माताएं भी बैठी हैं, बहनें, उनको भी मेरा विशेष ओम शांति स्वीकार कीजिएगा। तो मधुबन जो है वो गाना भी है हमारा कि मधुबन खुशबू देता है, सावन पानी देता है, जीना उसी का जीना है जो दूसरों के लिए जीता है। तो सभी आत्माएं जो विशेष पुरुषार्थ कर रही हैं, मनसा दान पूरे विश्व को दे रही है, दूसरों के लिए जी रही है, तो ऐसी विशेष आत्माओं का जीवन जो है वो पूर्णतः स्वस्थ होना जरूरी है। पहली बात तो जिस साधन से, इस शरीर रूपी साधन से आप परमात्मा की प्राप्ति कर रहे हैं, परमात्मा की शक्तियों का अनुभव कर रहे हैं, अनुभव तो ठीक, दूसरों को भी ये अनुभव करवा रहे हैं। दूसरे लोग भी जब मधुबन में आते हैं तो खास करके यहाँ के मधुबन निवासियों को मिलते हैं तो एक विशेष ऊर्जा से भर कर जाते हैं, विशेष दिव्य गुणों का रियल रूप में, प्रैक्टिकल रूप में दर्शन करके जाते हैं। तो ऐसे दर्शनीय मूर्त आत्माएं अगर कोई भी रोग से परेशान होगी, कंप्लेन में होगी, तो मैं तो समझता हूँ कि ये ठीक नहीं है। और स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु हम डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयाँ खाएंगे, कोई पथी थेरापी का सहारा लेंगे, तो इस विधि विधान से हम स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे बाबा कहते हैं कि शांति, जो आनंद, सुख, जो हमारे आत्मा के गुण हैं, निजी गुण, वह हमें बाहर ढूंढने नहीं पड़ते, वो क्या है? भीतर है, अंदर है। तो इस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य भी बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, वो हमारे अंदर छुपा हुआ है, उनको जागृत करना है। अब जागृत करने की चाबी मैं आपको दूंगा और आप प्रैक्टिकल करेंगे ना तो 15 दिन में तो आप अपने बदन में, अपने शरीर में चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं।
एनडीएस सिस्टम, इस सिस्टम का नाम क्या है? एनडीएस सिस्टम, न्यू डाइट सिस्टम। और वो मैजिक सिस्टम मैं कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ऐसी ये वंडरफुल सिस्टम है। आप सोच रहे होंगे कि ये भाई जी इतने कॉन्फिडेंस क्यों है इस सिस्टम के बारे में, कि कोई भी रोग है शरीर में वो यूं ही चुटकी बजाते चला जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि मेरे जीवन में मैंने 2017 में ये सिस्टम को चालू किया था और अपने शरीर से लगभग 10 जैसे रोग जो मैं बहुत 5-7 साल, कोई 10 साल से वो मैं पेन में था, वो सब यूं ही चुटकी बजाते 6 महीने में लगभग रोग विदा हो गए। स्व अनुभव किया, फिर युगल को ये अनुभव करवाया, उनके भी 2 डिजीज क्योर हुए। आसपास के फ्रेंड सर्कल्स में भी सभी को इसका अनुभव करवाया, वो भी क्योर हो गए। तो फिर ये कारवां जुड़ता गया, एक से अनेक होते गए। और हुआ ऐसा कि हमारी जो, मैं पोरबंदर का निवासी हूँ, तो पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे पूरे जिले में आसपास के गांवों में लोग हमें मिलने आने लगे और थोड़ा सा गाइडेंस लेकर 15 दिन में अपने रिपोर्ट नॉर्मल करवा कर दिखाने लगे। और कोई भी तकलीफ हो, उसको पेट का दर्द हो, सिर दर्द हो, वो सामान्य एक नॉर्मल डिजीज है, वो तो ठीक होते गए 3-3, 4-4, 5-5 दिन में। तो बोले कि ये तो 5 साल से हम दवाइयाँ खा रहे हैं, 5 दिन में ये चला गया। लेकिन वंडरफुल तो तब बना जब डॉक्टर ने जहां हाथ खड़े कर दिए कि अभी इस पेशेंट को तुम घर ले जाओ, अभी इसमें खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जैसे 4 लाख, 5 लाख या 10 लाख जैसी बड़ी बड़ी रकम भी खर्च करके लोग ठीक नहीं हो रहे थे, वह इस सिस्टम के कारण फिर से उनको नया जीवन दान मिला है। तो ऐसी बीमारियां वो भी इस सिस्टम से क्योर होती है। आप तो क्या अपने बारे में सोच रहे होंगे कि भाई हमें इस प्रकार की तकलीफ है तो इसमें हम क्या करें। मानो कि भाई साहब को अपना घुटनों में दर्द है तो वो सोच रहे होंगे कि जिग्नेश भाई ऐसा कुछ बोले जो मेरे घुटनों का दर्द है उसके बारे में बताइए। हाँ, घनश्याम भाई पीछे बैठे हैं तो वो बोलते हैं कि भाई मेरे को ये थोड़ा सिर में कभी कभी दर्द होता है, तो उसके लिए जिग्नेश भाई बताइए कौन सा तरीका है, कौन सी चाबी है, इसकी चाबी अलग है, उसकी चाबी अलग है, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये, तो मतलब याद रखना कैसा हो गया, सहज हो गया। रोग अनेक, इलाज एक। वंडरफुल बात है ना कि रोग अनेक, इलाज एक। कोई ऐसी दवाइयां बनी है कि जो सभी रोगों में एक ही दे और सभी बीमारियों के ऊपर असर करे, ऐसी नहीं है। लेकिन आज मैं जो बता रहा हूं वो चीज ऐसी है कि बीमारी चाहे अनेक, इलाज एक। तो ये मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे को प्रश्न मत करना कि मेरे को शुगर है तो उसके लिए विशेष क्या करना है। विशेष 3-4 बातें मैं अच्छी तरह से आपको नोट करवाऊंगा कि इस तरह से करने से हमारे जीवन में स्वास्थ्य की पुनः प्राप्ति होती है। तो पहले हम ये समझे कि रोग जिनको हम डिजीज कहते हैं, डिसइजीनेस, उनका जो हम संधि अलग करेंगे। स्वास्थ्य हम बोलते हैं, स्वास्थ्य माना स्व की स्थिति में जो स्थित रहता है, तो उनको पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कहा जाता है। तो हम रोग से ग्रसित हो गए हैं, तो रोग को दूर करने के लिए पहले ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिजीज, रोग क्या है। आप में से कोई बताएंगे कि रोग क्या है, रोग किसको कहेंगे, रोग किसको कहेंगे। हमें रोग के अलग अलग नाम आते हैं, लेकिन व्हाट इज द डिजीज कहना चाहेंगे। शरीर में टॉक्सिन भेगू थाय, जे अंग में भेगू थाय ई अंग નું આપણે અલગ નામ આપી દઈએ। કોઠણમાં ભેગું થાય એટલે કોઠણનો દુખાવો। बराबर है। तो बहुत अच्छा आंसर दिया।
कि जो शरीर में जमा टॉक्सिक हैं वो जिस पार्ट में कलेक्ट होते हैं उसी प्रकार के हम नामकरण कर देते हैं कि इसको ये रोग चलो कह दिया, बाकी मूलभूत है टॉक्सिक। तो जो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी, डिजीज मीन्स एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी, जैसे कि नाक है, नाक का काम क्या है? सांस लेना और छोड़ना। अभी ये नाक जो है ना, वो भी विंटर आएगा तो किसी को नाक बहना चालू हो जाएगा, तो नाक का काम बहना नहीं है, वो क्या हो गई? एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द बॉडी। जो अंग जिस प्रकार से, जिस काम से, विधि से काम आना चाहिए, उसके बदले दूसरी ही क्रिया कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल कंडीशन। तो शरीर के हर एक ऑर्गन, जैसे किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन करना, तो फिल्टर करने के बजाय वो फिल्टर करना छोड़ देती है, दूसरे ही एक्टिविटी में लग जाती है, तो वो एबनॉर्मल कंडीशन उनको कहा जाता है। तो रोग हर एक ऑर्गन्स हमारे शरीर के वो ठीक तरह से ना चले, घुटनों का काम क्या है? आपको चलाना अच्छी तरह से, तो वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, पेन होने लगता है, हम अच्छी तरह से चल नहीं पाते, दौड़ नहीं पाते, तो वो हो गया घुटनों का बीमारी, एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द दिस पार्ट। दोज पार्ट, जो भी पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में नहीं चल रहे हैं। ये आंखें हैं, तो आंखों का काम क्या है? देखना। तो फिर क्या होता है? हम उम्र होते होते हमारी आंखें पूरी रीति से देख नहीं पाती, तो फिर क्या चढ़ाते हैं हम? उसके आगे 2 ग्लास और चढ़ा देते हैं, फिर हमें दिखाई पड़ता है, तो वो भी आंखों की एबनॉर्मल कंडीशन हो गई। तो ये रोग हैं, इनको रोग कहेंगे। अभी आपने जो बताया, आंसरिंग दिया, अभी वो आंसरिंग दूसरे क्वेश्चन का है कि भाई रोग ये है, तो रोग का कारण क्या है? रोग का कारण क्या है? इन शॉर्ट में मैं बताऊंगा कि रोग का कारण है अब जो पक्व भोजन खाते हैं, पका हुआ भोजन चूल्हे पे चढ़ा चढ़ा के गरम करके 2 बार या 3 बार खाते हैं, तो उनके कारण शरीर में मल का संचय होने लगता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से बाहर पूरी रीति से नहीं निकल पाता है, जमा कहीं ना कहीं होता रहता है। जैसे कि भाई लोगों को ये कचरा, जो जमा हुआ मल का कचरा नीचे जाता है ना, तो प्रोस्टेट ग्रंथियों में चला जाता है, तो डॉक्टर कहेगा कि इसको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है। अगर वही कचरा ऊपर चढ़े, तो छाती की नसों में चढ़ जाए, तो उनको क्या कहेंगे? हार्ट ब्लॉकेजेस कहेंगे। और खून में बहने लगे तो उनको क्या कहेंगे? कोलेस्टेरॉल कहेंगे। हाँ, जो सड़न होती है पेट में, जो मल निकल नहीं पाता, उनके गैस फॉर्म होता है, तो गैस फॉर्म ऊपर जाता है, तो शोल्डर में चला जाए तो उनको फ्रोजन शोल्डर कहेंगे, वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को। अगर वो नी में चला जाए तो नी पेन कहेंगे। तो इस प्रकार से हम अलग अलग नाम से वर्गीकरण करते हैं। मूल बात क्या है? मूलभूत बात है, आपने जो 2 टाइम या 3 टाइम पका हुआ भोजन खाया, और वो पका हुआ भोजन पूर्ण रीति से पाचन होता नहीं, और उनसे क्या बनता है? मल ज्यादा से ज्यादा बनता है। अभी आप मंडल खाएंगे कि भाई पके हुए भोजन तो आदिकाल से खा रहे हैं, तो आप बीमारियां भी आदिकाल से हैं। जो 100 साल पहले जितनी हॉस्पिटल नहीं थी, उनसे आज बड़ी ही है। पकवा भोजन पूरी दुनिया में कोई भी जीव इस्तेमाल नहीं करते सिवाय मनुष्य के, और मनुष्य ही बीमार है, मनुष्य ही तकलीफ में है, पीड़ा में है। हम एक पुरानी जो शास्त्रोक्त कहानी सबने सुनी होगी, बाबा तो हमें शास्त्रों से परे ले जाते हैं और सभी सारों का सार मुरली में, ज्ञान में सुनाते हैं, लेकिन कई एग्जाम्पल, कई छोटी बड़ी कहानियां हमें बोध रूप बन जाती है। वो नंदी की कहानी है कि नंदी को पृथ्वी पर भेजा शंकर ने और कहा कि लोगों को बोलो कि 3 बार नहाएं और 1 बार खाएं, और यहाँ आते आते बेल सिर हिलाते हिलाते पहुंचा तो भूल गया और उल्टा बोलने लगा कि अभी आपको 3 बार खाओ और 1 बार नहाओ। तो हम ऐसा ही करते आए हैं, 3 बार खाते हैं और 1 बार नहाते हैं। तो
सच्चे योगी के लक्षण मैं आपको बताऊंगा। 3 प्रकार के मनुष्य आत्माएं हैं। पहला रोगी, फिर दूसरा है भोगी और तीसरा है योगी। हम सब कौन सी श्रेणी में आते हैं? परमात्मा से निरंतर योग लगा रहे हैं। योगी भी नहीं, मैं तो कहूँगा निरंतर योगी। आज यहाँ बैठे हैं तो यहाँ सुन भी रहे हैं और साथ में बाबा भी याद है। तो हर एक क्रिया में बाबा तो हर हमेशा हमारी याद में रहते हैं। हम उनको याद करते हैं और रिटर्न में बाबा भी हमें याद प्यार देते हैं। तो इस भोजन प्रथा के अनुसार न्यू डाइट सिस्टम, जिनको शॉर्ट में NDS कहा जाता है, उनके अनुसार किनको रोगी कहेंगे, किनको भोगी कहेंगे, आपको सुनकर थोड़ी हंसी भी आएगी, और किनको योगी कहेंगे। जो 3 टाइम भोजन करता है, 3 टाइम पका हुआ भोजन, तो उनको रोगी कहेंगे। उनको रोग ना हो तो ही वंडर है। 3 टाइम 25 साल तक ठीक है। 25 साल तक हमारा ग्रोथ होता है तो कोई किसी भी तरह से वो डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन 3 टाइम खाने वाला आदमी कोई ना कोई परेशानियों से जूझ रहा होता है। उसकी दवाइयाँ चालू ही होती है। अगर दवाइयाँ नहीं है तो कुछ पीड़ा तो उसके शरीर में कंप्लेंट्स तो रहती ही हैं। तो 3 टाइम पकाया हुआ भोजन खाने वाले को हम रोगी ही कहेंगे। दो टाइम अगर आप भोजन कर रहे हैं, पकाया हुआ भोजन, तो वो भी भोगी की श्रेणी में आता है। और 1 टाइम भी जो खाता है पकाया हुआ भोजन, वो भी भोगी की श्रेणी में ही आता है। मतलब पकाया हुआ भोजन मनुष्य आत्माओं के लिए है ही नहीं। बाबा वर्णन करते हैं मुरलियों में कि सतयुग में तो ऐसे फल होंगे कि जिसमें सभी प्रकार के रस मिलेंगे। सभी देवी देवताएं तो ऐसे ही विचरण करते करते जो भी प्रकृति में है वह सीधा उठा के खा लेंगे, कोई झंझट नहीं। तो देवताओं की खुराक तो ऐसे ही होती है। आपने गीता में भी सुना होगा, तो देवता लोग कौन सा भोजन प्रिय उनको लगता है? जो मीठा हो, सात्विक हो, ऐसे फल सब्जियां। उनके कई श्लोक भी हैं, आपने सुने होंगे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयश्चति, कि मैं मनुष्य आत्माओं में 4 प्रकार के भोजन को पाचन करता हूँ। एक है पत्र, सभी प्रकार के पत्ते, फिर है फल, फिर वेजिटेबल्स, और चौथी चीज है तोयम, माना पानी, जल। तो फल और जल, सब्जियां और पत्ते, इतना हमारा खुराक है। अगर आप इनमें से दूसरा कुछ खा रहे हैं तो आप मुझसे प्लीज कंप्लेंट ना करें कि मुझे ये रोग क्यों है। आपको रोग का पता चल गया कि 4 के सिवाय हम क्या क्या खा रहे हैं? अनाज और दालें, जो हमारे भोजन में नहीं है। कहीं भी गीता जी में दूध के लिए भी कोई भी श्लोक में कुछ किया बोला नहीं है कृष्ण ने। जो अभी बाबा तो कहते शिव भगवान उवाच है, कृष्ण भगवान उवाच नहीं है। लेकिन हम थोड़े से शास्त्र के आधार पर भी बात करेंगे कि कृष्ण की मुख से ऐसी बात नहीं बोली गई कि मैं दूध को भी बचाता हूँ। तो इस सिस्टम में दूध को लेना भी एकदम मना है। हम तो दूध तो पीते हैं, हर एक के घर पे दूध वाला आता है। तो दूध और दूध की प्रोडक्ट, मिल्क और इट्स प्रोडक्ट इज साइलेंट किलर, ऐसा कहा जाता है। जहाँ दूध है वहाँ दवाइयाँ होंगी, जहाँ दूध है वहाँ दवाइयाँ अवश्य होंगी। तो आपको थोड़ा सा लॉजिक दिमाग में नहीं बैठेगा, क्योंकि कई बात हमारे दिमाग में नहीं बैठती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि नो लॉजिक एंड सी द मैजिक। इन शॉर्ट ये कहना चाहूँगा कि नो लॉजिक एंड सी द मैजिक। इतनी चीज़ें आप छोड़ो। पहले क्या क्या छोड़ना है वो इन शॉर्ट बता देता हूँ। शुगर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। शुगर जो हमारे रूटीन में है, आज जितना बताऊंगा ना उतना आप खा रहे हैं, तो उसमें एक एक करके डिलीट करना है। स्वास्थ्य की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। शुगर को कभी भी हाथ नहीं लगाना है। फिर वो दरियाई नमक, जिनको सी सोल्ट हम कहेंगे, दरियाई नमक का कभी इस्तेमाल
नहीं करना है। माताएं बातें समझ में आ रही है? हाँ, तो दरियाई नमक को हमें इस्तेमाल नहीं करना है। फिर गेहूं का कभी इस्तेमाल नहीं करना है, हैं? हम तो सेवा में भी जाते हैं गेहूं की सफाई के लिए, ठीक है। तो हमारे रूटीन में वंश परंपरागत आज हमारे पूरा किचन जो है ना वो ही गलत है, इसलिए बीमारियां आ रही है। अभी आप मैं अच्छी अच्छी मीठी मीठी ज्ञान की बातें नहीं बता रहा हूँ। आज जो भी है ना एक एक मेरी लाइन है ना वो अपने जीवन में अप्लाई करके सिर्फ 30 दिन तक फॉलो कर लो। मैं चैलेंज करता हूँ कि आपकी पूरी कायाकल्प हो जाएगी, पूरी काया। फिर आपको कोई शास्त्रार्थ करने की, डिबेट करने की भी जरूरत नहीं है। मैं कोई बातें सिद्ध करने यहाँ नहीं आया हूँ आप लोगों के सामने। मैं बस यही आशय से आया हूँ कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, यूं तो कहूँगा कि विश्व की सभी आत्माएं पूर्णतः स्वस्थ रहें। लेकिन हमारा जो परिवार है ना उनसे हमें विशेष प्यार रहता है कि हमको ज़्यादा खींचाव किसके साथ होता है, हमारे जैसी एक साथ में पार्ट बजाने वाली 84 जन्मों तक उन ब्राह्मण आत्माओं से विशेष लगाव और प्यार रहता है। इसलिए अंदर से मुझे होता है कि मेरे 10 बीमारी मेरी ठीक हुई तो मेरे ब्राह्मण भाई या बहन कोई भी बीमार ना रहे, अपने आप ही स्वस्थ हो जाए। तो ये तमन्ना मुझे बहुत थी अंदर से, और आज वही तमन्ना मुझे आप लोगों के बीच में ले आई है, वो भी मधुबन में। आज मैं 15 साल से मधुबन आ रहा हूँ हर साल बाबा को मिलने के लिए, लेकिन आज मुझे विशेष मौका मिल गया कि थोड़े से स्वास्थ्य के बारे में भी आप लोगों के साथ ये बातें कन्वर्जेशन हो। और ये सब बातें हम YouTube में भी देखेंगे कि जो सभी ब्राह्मण आत्माएं सभी सुन पाएंगी। तो आपको याद रहेगी कौन कौन सी चीजें नहीं लेनी है, माताएं बताएंगी? दूध नहीं लेना है, शुगर नहीं लेनी है, सी सॉल्ट नहीं लेना है, गेहूं नहीं लेना है। और आप छाछ ले सकती हैं या नहीं? नहीं। दूध की जो भी बनावट है वो भी हमें लेनी। घी का इस्तेमाल करेंगे, घी भी खाने की चीज नहीं है। हाँ? जो भी पशु के आहार से बनता है वो कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। अभी कोई कहेगा तो हमें ऑयलिंग नहीं होगा, हमें घुटने में वो कमजोर हो जाएंगे। तो मैंने 1-1 लीटर दूध पिया, घी भी बहुत खाया, मक्खन भी बहुत खाया, और मेरे घुटनों में दर्द आ गया था, मुझे आर्थराइटिस की तकलीफ हो गई थी। गाय का खाया, भैंस का? गाय का खाया, जिसका मिलता था, गाय भैंस की। और जो गाय के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारा जो पूज्य भाव है गाय के प्रति, कि गाय जो है वो उनका दूध है, वो आयुर्वेद में भी उनको बहुत उनके गुणगान किए गए हैं। तो मैं ये सिस्टम से जुड़ा तो पूरा दूध बंद कर दिया ना, तो गाय का दूध भी 1 लीटर आता था, 2-3 लीटर भैंस का दूध आता था, कोई छोड़ता ही नहीं था और खाता गया। और वात, पित्त और कफ, वो 3 दोष जो है ना वो पशु के आहार से, पशुजन्य दूध से हमारे शरीर में क्रिएट होते हैं और बीमार होता गया। अभी और चीजें गिनवाता हूँ जो हम नहीं लेते ब्राह्मण आत्माएं, विशेष करके बाहर का कोल्ड ड्रिंक्स जो 7 अप, थम्स अप, कोका कोला, ऐसे कई आते हैं। हमें खास करके त्योहारों के ऊपर तो हमारे फ्रीज में पड़े रहते हैं, तो उसमें 80 या 90% शुगर का कंटेंट होता है और हेवी केमिकल्स ऐसे डाले हुए होते हैं कि जो शरीर को खत्म कर देते हैं। टॉयलेट क्लीनर है, हम उनका इस्तेमाल करते हैं। पैकिंग फूड्स, 5 रुपये का, 10 रुपये का जो पैकिंग फूड बाजार में मिलता है, कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो इतनी बातें हमें छोड़ देनी है। मैंने बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 चीजें हमारे इंजन के लिए हैं। इस शरीर के इंजीनियरिंग में 4 ही इस्तेमाल होते हैं, दूसरे इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो कोई झंझट ही नहीं रही, चलो स्वस्थ होने की चाबी ही दे दी। अभी बाकी की चीजें हमें गिनवाने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गिनवा रहा हूँ कि 4 के अलावा सभी चीजें ह्यूमन बॉडी के लिए क्या है, नुकसानदायक है। अगर आप पूर्ण रीति के स्वस्थ हैं तो इस सिस्टम में पूरे दिन कच्चा भोजन लेना है और रात को 1 टाइम पकाया हुआ भोजन
ले सकते हैं एक टाइम रात को। इसमें आप रोटी खाओ, रोटला बना के खाओ, सब्जी खाओ, हाँ कुछ भी, खिचड़ी कढ़ी जो हमारे यहाँ मधुबन में होते हैं, दाल भात है, तो वो कोई भी चीज आप इस्तेमाल रात को एक टाइम कर सकते हैं। ना करें और आपकी अवस्था धीरे धीरे ऊपर चली जाती है, उठ जाती है, तो फिर आपको पका हुआ भोजन शरीर डिमांड नहीं करेगा। थोड़ी सी तपस्या है, ऐसे कोई एक दिन में ये चीज हासिल नहीं कर पाते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 1 साल आपका अभ्यास होता है ना, तो फिर आप पके हुए भोजन से ऊपर आ जाते हैं और आपके लिए वो आसान हो जाता है। तो संस्कार परिवर्तन और संस्कार का रास मिलाना, यही सच्ची ब्राह्मण जीवन की विशेषता और कला है। तो उन्हें प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मेरे पास सभी प्रकार के पेशेंट आए हैं और पहले कहते हैं कि सर आपने कौन सी उसमें डॉक्टरी की है, तो मैं कहता हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे डॉक्टरी विषय में कुछ पता भी नहीं है। कौन सा ऑर्गन कहाँ है, किस तरह से काम करता है, उनके बारे में भी डिटेल में पता नहीं है। मैंने पढ़ाई तो इंजीनियरिंग की है, केमिकल इंजीनियर हूँ, और मेरा जो प्रोफेशन है वो एजुकेशन फील्ड है, बच्चों को पढ़ाना। तो ये कोई मेडिकल फील्ड मेरा नहीं है। फिर भी आज पिछले 2 साल में लगभग हमारे गांव में आसपास 5-6 हज़ार लोग ठीक हो गए। और YouTube के माध्यम से तो इतने सारे फोन आते हैं कि फोन में थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन दे दी, 15 दिन में ओके हो गया और रिपोर्ट आ गया, व्हाट्सएप के ऊपर भेज दिया कि भैया रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आ गया है। तो हमें बस दुआएं दो और दुआएं लो। इस विधि से सेवाएं करनी अच्छी लग रही है। तो आज पूरे जोश में सुबह 3 घंटे, दोपहर 3 घंटे, बस लोगों को सजेशन देना है और उनका फॉलो अप लेना है। लोग ठीक हो रहे हैं। सिंपली करना क्या है, अभी आपको इतनी सारी बातें आपने जान ली तो थोड़ी उत्सुकता भी होगी कि अभी भैया हमें बताओ हमें क्या करना है। अगर आप रोगी नहीं हैं तो भी योगी की अवस्था को ऊंचा ले जाने के लिए भी ये सिस्टम बहुत उपयोगी है, क्योंकि इस सिस्टम का इंग्लिश नेम न्यू डाइट सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम का पुराना नाम है तप, सेवा और सुमिरन। तप, सेवा और सुमिरन। गीता में यज्ञ, दान और तप, ये 3 चीजें की गई है। क्रिश्चियन धर्म में चैरिटी, प्रेयर एंड चैरिटी, फास्टिंग एंड प्रेयर, ये 3 चीजें बताई गई है। मुस्लिम धर्म है, इस्लाम धर्म है, तो उनमें बताया गया है कि रोजा, ज़कात और नमाज। तो गुरु नानक जो हो गए हैं उन्होंने बताया था कि उपवास, 10 बंद और सिमरन, मतलब एक ही होता है, तप, सेवा और सुमिरन। तो ये आदिकाल से चली आ रही पद्धति है, कोई नई बात नहीं है। अभी माताएं खास सुने कि सुबह उठते ही अमृत वेलाएं उठ रही है आप 4 बजे, तो कम से कम 6 घंटे पानी तक पीना नहीं है। शायद इसमें से काफी लोग इस सिस्टम के बारे में जानते होंगे, रिपीट करेंगे फिर से। 6 घंटे के लिए कुछ लेना नहीं है, कोई भी हो, भाई हो या बहन हो। कोई का मनोबल दृढ़ होता है तो 8 घंटे का उपवास भी कर लेते हैं, तो वो बढ़िया परिणाम लाता है। उसमें पानी भी पीना नहीं है, जिनको रोजा कहा जाता है मुस्लिम धर्म में, कि वो रोजा में पानी की बूंद तक नहीं गले के नीचे उतारते हैं। तो इस तरह से हमें सुबह फास्टिंग करना है, उपवास करना है। और उपवास उत्तम, खाना खराब, एक स्लोगन है, उपवास उत्तम, खाना खराब। उपवास तारे, खाना डूबोए। खाना खराब है तो खाने का कोई विशेष महत्व या रोल नहीं है। जब शरीर मांगे तब थोड़ा उनका चार्ज उनको दे देना है। जीने के लिए खाना है, अभी कर उल्टा रहे हैं, खाने के लिए जी रहे हैं। कहाँ भी मौका मिला अच्छी चीजें खाने का तो मजा आ गया, अभी जीने का कोई चार्म ही बदल डालते हैं कि और बढ़िया कुछ इनसे भी अच्छी चीजें हमें मिले। तो भोजन का रोल हमारी बिल्डिंग मटेरियल के लिए, शरीर की जो वो होती है
कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, उनका रोल है, लेकिन स्वास्थ्य में उनका कोई रोल भोजन का नहीं है। एक एक सब्जेक्ट ऐसा है कि उनके बारे में हम काफ़ी एक एक घंटे तक बोल सकते हैं, लेकिन आज हमें 1 घंटा में सारी बातें थोड़ी थोड़ी करके लेनी है। तो आप 6 घंटे का उपवास करेंगे, उसके पहले आपको एनीमा का प्रयोग करना है, बरोबर। आप लोगों ने देखा होगा शायद एनीमा, जिनको संजीवनी पोट कहा जाता है, और संजीवनी पोट का काम बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है, अभी मेरे भाई मुझे बाहर पूछ रहे थे कि मैं ये कच्चा खा रहा था तो पेट में कुछ ठीक नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, 2-5 दिन 7 दिन खाया तो अनईजी फील हुआ। इसलिए कहा जाता है एनीमा फर्स्ट एंड एनीमा इज मस्ट, वो लेना है। उठते ही पहला काम हमें ये करना है। पुरानी गंदगी जो हमने जमा की है, दूध दही छाछ मक्खन खा के, रोटियां खा खा के, रोटी कितनी खोटी, ऐसा एक चैप्टर है, रोटी कितनी खोटी, तो रोटियां ही चबाते आए, और गेहूं इतना चिपका हुआ है हमारी आंतों में, तो सुस्ती रहती है, अमृत वेला करते करते झोंके आ जाते हैं, कितना पुरुषार्थ करने का प्रयास करते हैं, फिर भी बीमार के बीमार। तो गेहूं की रोटी तो कभी भी खानी भी नहीं है, मैं तो कहूँगा दूसरों को खिलानी भी नहीं है। मुझे जब से पता चला ना कि ये सब चीज़ें गलत हैं, तो चाय, आज हमारे सेंटर के ऊपर मैं जहाँ रहता हूँ ना, वहाँ हमारे घर में मैं शुगर भी नहीं रखता, चाय की पत्ती भी नहीं रखता। कोई मेहमान आ जाए ना, चाय का बहुत वो उनको हैबिट होता है, तो मैं उनको ग्रीन जूस, हरी पत्तियों का जूस पिलाता हूँ। वो मुंह बिगाड़ के चला जाता है कि भाई इधर चाय का भी नहीं पूछा मेरे को। मुझे पता है कि चाय जो है वो अल्कोहल से 8 गुना जहरीला है। चाय हम सेवन करते हैं, गैस एसिडिटी कभी खत्म होने देता नहीं है। तो जो जहर हमें नहीं पीना चाहिए वो दूसरों को भी पिलाना नहीं चाहिए। थोड़ी सी कॉफी हो, दूध डालना पड़ता है उसमें भी, और उसमें शुगर भी आ जाता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कहीं से भी रास्ता निकालो। ये नहीं तो वो कर लेंगे। तो चाय, दूध, कॉफी जिसमें मिल्क है, शुगर है, वो चीजें इस्तेमाल नहीं करनी है। डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा। हाँ। अभी मैं तो कभी ये सोचता हूँ, आज 15 साल से आ रहा हूँ ना, तो कहीं मेरे साथ जो भी भाई लोग होते हैं ना, तो सुबह 3:30-4 बजे अमृत वेला करने जाओ ना, तो पहले उनको क्या होता है, भैया एक काम करते हैं, चाय पी लेते हैं, क्या योग करने में मजा नहीं आएगा। तो मैंने सोचा कि वाह, ये चाय की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बाबा से भी बड़ी है ये तो। हाँ? बाबा के मिलन में भी रुकावट डालती है, और अपना जो वो क्या कहते हैं टैक्स बीच में से निकालती है। तो एक्चुअल में हम आदत से मजबूर हो गए हैं। चाय से टेनिन नाम का जो जहरीला तत्व है ना, वो हमारे दिमाग को किक देता है, और किक देता है तो हम थोड़े से फ्रेश फील करते हैं, और फिर बाबा के सामने बैठ जाते हैं। हाँ? तो ऐसे हमें गुलाम नहीं बनना है चाय के, या स्वराज्य अधिकारी। फिर हम सम्मान भी लेते हैं बैठे बैठे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, मैं आत्मा संपूर्ण स्वस्थ हूँ। कितनी बार लिखा, कितनी बार बोला, फिर भी खड़े हो जाते हैं तो कमर दुखती है, पैर दुखता है। अंदर से संस्कार परिवर्तन करने के लिए जब तक रेडी नहीं है, सिर्फ सम्मान लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, मैं तो कहूँगा कुछ होने वाला नहीं है। जब आप खुराक में जैसे ही परिवर्तन करेंगे तो अपने आप ही सब कुछ परिवर्तन होता दिखेगा। चैलेंज के साथ कहता हूँ कि 1 सप्ताह में, सिर्फ 1 सप्ताह में जो भी चीजें आज बताई जा रही हैं वो आप करेंगे, 1 सप्ताह में पाएंगे। दिमाग में कितनी सारी बातें मेरे दिमाग में भरी हुई थी। मैंने बच्चों को 12 साल तक पढ़ाया कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, दूध संपूर्ण आहार है। शिक्षक होने के नाते ये सही, मैं भी ये सीखा था अपने टीचर से, और गाय भैंस का दूध यूं ही पी रहा था, बीमार हो गया, 35 इयर्स में तो बूढ़ा बन गया।
और जब जो आउट ऑफ सिलेबस सोचा कि अभी छोड़ो बातों, सब पंडितों की बातें छोड़ दो, आयुर्वेदिक बातें छोड़ दो, मुझे अभी नहीं खाना पीना है, तो अभी घुटने इतने ताकत वाले बन गए हैं कि चाहे 7 माले की मंजिल है, बिना लिफ्ट के ऊपर जाना है, एक बार नहीं 10 बार, तो मैं रेडी रहता हूँ हर हमेशा। कितनी भी लंबी यात्राएं पैदल करनी है तो आराम से हो पाती हैं। अभी 42 कंटिन्यूस है मेरा, तो इस साल में अभी मुझे कॉन्फिडेंस है कि शायद मेरे को आगे 15 साल और हो जाएं तो मेरे स्वास्थ्य में और सुधार आएगा, अब नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एक एक बातें मैंने महसूस कर ली। और जैसे महसूस हुई ना तो दूसरों को बताते के सिवा मेरे को चैन ही नहीं पड़ता कि आप सभी बहुत छोटी चीज है स्वास्थ्य को प्राप्त करना। सुबह एनिमा करना, फिर उपवास करना, और फिर उनके बाद आपको हरी पत्तियों का जूस लेना है। हरी पत्तियों में कौन सी पत्तियां आती है किचन में? पालक है, फिर धनिया, मेथी, पुदीना, बरोबर। जो भी पशु खाने में इस्तेमाल करते हैं वो सभी पत्तियां हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पूछे कभी गिनवाओ कौन कौन से पत्ते खाने हैं, कौन से नहीं खाने हैं, तो इन शॉर्ट में कहूंगा कि जो भी पत्ते गाय, बकरी, भैंस अपने भोजन में लेती है, घास भी ले सकते हैं। हाँ, वो भी हम ले सकते हैं। उसमें हम अगर घास का जूस बना कर 1 महीना पिएंगे तो 1 महीने में कम से कम 2 पॉइंट तो हीमोग्लोबिन हमारा बढ़ जाएगा, जहाँ है वहां से। क्योंकि हरी पत्तियों में इम्यूनिटी स्ट्रोंग होती है, हीमोग्लोबिन स्ट्रोंग होता है, हमारी उनको ग्रीन ब्लड कहा जाता है, ग्रीन ब्लड, सीधा ब्लड बनता है, काफी सारे फायदे हैं। और खास करके वायरल इन्फेक्शन नहीं लगता। अभी कोरोना के समय में हमें मास्क दिए जाते हैं, मास्क यहाँ रख के शाम होते होते तो हम थक जाते हैं, कोई मास्क लगा लो, मास्क लगा लो। तो मेंटली हमें प्रकार का क्या होता है, सफरिंग हो रहा है। और आपने भी अनुभव किया, मास्क यहाँ लगा हुआ होता है तो खुद अच्छा महसूस नहीं करते, थोड़ा सा ऐसे करके नीचे रख देते हैं, फिर से ऊपर चढ़ा लिया कि कहीं फाइन न मार दे, 1000 रुपये की पर्ची न दे दे कोई, और कोई टोक न जाएगा, मास्क चढ़ा लो माताएं, अभी कोरोना लग जाएगा। अभी आप हरी पत्तियां लेंगे तो कोरोना आपके पास आएगा नहीं। पूरी सिस्टम करनी है तो कोरोना आने का कोई चांस बचता ही नहीं है। मैंने कोरोना में कई कोरोना पेशेंट थे ना, उनको बाजू में बिठाकर, अब यकीन नहीं मानेंगे, बाजू में बिठाकर उनका कंसल्टिंग किया और उनको आगे के लिए क्या करना है वो सब बताया, बिना मास्क पहने। वो डरता था कि भैया आपको कहीं ना ये लग जाए, तो 20 फुट दूर होकर जाकर बैठता था। तो आज मेरा विल पावर स्वास्थ्य के प्रति इतना बढ़ गया कि अब मुझे किसी भी प्रकार का डर या भय नहीं लगता। जहाँ कोरोना पेशेंट, सारा घर कोरोना पेशेंट हो गया था ना, तो उनको आर्थिक सहाय देने के लिए कोई उनके घर पे जाने वाला हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तो उसमें भी मुझे सिलेक्ट किया पोरबंदर में कि भाई एक जिग्नेश भाई है, वो कोरोना पेशेंट के घर पे जाके भी उनको सहाय दे के आएंगे। और मैंने वो चैलेंज हंसते हंसते एक्सेप्ट किया और सारी सेवाएं की। 12 कोरोना पेशेंट को भी सजेशन दे के क्लियर करवाया, तो ऐसे काफी परिणाम भी प्राप्त किए। तो कोई भी बीमारी हमें ये सिस्टम करने से नहीं आ सकती। 1 महीना आप कर लो, 30 दिन के बाद आप ही कहेंगे कि जिग्नेश भाई अभी कोरोना का डर 0 हो गया, 0। हाँ, इतना कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है। दोपहर को हरी पत्तियों का जूस से हमारा उपवास को खत्म करना है। बीच में केला खाकर या फिर ऑरेंज खाकर ऐसे फास्टिंग को क्रैक करना नहीं है। हरी पत्तियों का जूस, आंवला युक्त जूस, आंवले मिलते हैं ना, वो आंवले, या फिर जब ना मिले तो आंवला का पाउडर इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक और लेमन उसमें डाल सकते हैं, हाँ? अपने स्वाद के अनुसार देसी गुड़ का भी इस्तेमाल, अगर आप मीठा चाहते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप तीखा चाहते हैं तो तीखी मिर्च, हरी मिर्च आती है तीखी, वो भी उनमें डाल सकते हैं। दूधी, लौकी जिनको कहा जाता है, लौकी और खीरा, वो भी आप ग्रीन जूस में डाल सकते हैं। बाकी कोई सब्जी ग्रीन जूस में, ग्रीन पत्तियों में डालना नहीं है।
तो इस प्रकार से हमारा ग्रीन जूस हमें तैयार करना है। और उनमें अलग अलग फ्लेवर लाने के लिए कभी वो अमरूद का एक छिलका छोटा सा पीस डाल सकते हैं, कभी कभी हमें लगा कि ऑरेंज है तो ऑरेंज थोड़ा सा 5-10 बूंदे उनमें डाल लें, तो वो ग्रीन जूस का फ्लेवर जो है ना वो ऑरेंज फ्लेवर होगा, अमरूद फ्लेवर होगा। मैंगो की सीजन है तो एक पीस मैंगो का भी आप डाल सकते हैं, तो मैंगो फ्लेवर हो जाएगा। तो आपको रुचिकर लगेगा, जो रुचे वह पचे, ऐसी कहावत है, जो रुचे वह पचे। आपको दवाइयों जैसा ग्रीन जूस बनाकर कोई पिलाता है ना, तो आपको तो लगेगा कि ये तो कोर्स हो रहा है हमारा, कोई दवाइयाँ चल रही हैं, हम जैसे बीमार है ऐसा फील करेंगे। ये सिस्टम हंसते हंसते और बहुत स्वादिष्ट तरीके से करनी है, जिनके कारण ये बोझ ना आए मन के ऊपर कि हम बहुत बड़ा संयम निभा रहे हैं और ये कच्चा ही खाना है, कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, तो टेस्टी बनाकर खाना है अच्छी तरह से। ग्रीन जूस पीने के बाद क्या करना है, फल खाने हैं। हाँ, जो आपको फल और सब्जियां दोनों आपके पास है, तो उसमें फल की चॉइस पहले करनी है। ये सिस्टम के अनुसार ऐसा क्यों बता रहा हूँ, पहले आपने उपवास किया तो आकाश तत्व मिला, पत्ते खाए तो वायु तत्व मिला, और अब आप फल खा रहे हैं तो आपको अग्नि तत्व मिल रहा है। और अग्नि तत्व के बाद जल तत्व उनसे भारी है, तो वो जल तत्व हमें मिलेगा कंदमूल से, सब्जियों से। तो उसमें से मैं बाद में सब्जियां, सलाड्स, उनके जूसेस बनाकर पी सकते हैं। और लास्ट में रात शाम होते होते पृथ्वी तत्व अगर आपको लेना है तो थोड़ा बहुत 20 या 30% पृथ्वी तत्व, बाजरी मकई का रोटला बना के उनको सब्जी के साथ ले सकते हैं, तो पृथ्वी तत्व आपको रात को मिल गया। तो हम कहते हैं कि पंच तत्वों से यह हमारा शरीर बनता है, पंच तत्वों से बना है। पंच तत्व को अनबैलेंस होने से हम बीमार होते हैं, तो इस प्रकार से आप लेंगे ना तो पांचों 5 तत्व ठीक हो जाएंगे हमारे शरीर में और हम संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। इतनी सिंपल विधि है, कोई नई बात है। हाँ, कोई स्वास्थ्य के बहुत बड़े विद्वान आते हैं ना, इतना लेक्चर देते हैं और इतनी छोटी छोटी बातें खाने पीने की बताते हैं, तो हम नोट में लिख लिख के थक जाते हैं कि ये कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी नहीं खानी है, कौन किसी चीज़ के साथ कौन सी चीज़ नहीं खानी है, मिक्स करके नहीं खानी है, वैसे नहीं खानी है। तो इतना याद रखते रखते फिर हमारा दिमाग थक जाता है और हम वो सिस्टम नहीं कर पाते हैं। इसमें तो जो भी अवेलेबल है वो खाना है। एक माता जी आई, उनको बोला पालक का जूस आप पीना चाहिए। अरे भैया 20 रुपये की पालक आती है, तो हमारा तो ये खर्चा नहीं इतना वो एफोर्ड कर सकते। तो जिसको नहीं करना है ना, उसको कारण बहुत आ जाएंगे दिमाग में। नहीं करना है तो करना है, तो कारण कोई है ही नहीं। जहाँ चाह वहाँ राह, और जहाँ चाह ही नहीं तो वहाँ एक्सक्यूज इतने मिलेंगे कि आप उनका सॉल्यूशन देते देते थक जाएंगे। मैंने कहा कि आपके घर के सामने कौन से पत्ते हैं, बोला कि वर्ड का पत्ता है और पीपल का पत्ता है, उनको डालिए उनको मिक्सचर में। हाँ, पशु खाते हैं और उनका कैंसर 1 साल में चला गया, पूरे बाल झड़ गए थे ऊपर से, तो 1 साल में तो बाल भी आ गए और कैंसर का रिपोर्ट भी नॉर्मल हो गया। क्या छोड़ना पड़ा, पका हुआ भोजन छोड़ना पड़ा। पका हुआ भोजन छोड़ना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं आपको सबको एक टाइम रात को छुट्टी देता हूँ और धीरे धीरे करके छोड़ना है। तो उसका ऐसा कैंसर जैसा बीमारी, किडनी फेलियर का बीमारी, मैंने पेशेंटों को 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने या 1 साल में कंप्लीट होते देखा है इन आँखों से मेरे सामने। आज मैं इतना स्वास्थ्य के बारे में कॉन्फिडेंस हो गया हूँ, तो कोई आकर अपना दर्द बताता है ना, तो मुझे दर्द वो कोई बड़ी चीज ही नहीं लगती, बीमारी कोई बड़ी चीज लगती ही नहीं है। अगर नीति से, पूरी प्रामाणिकता के साथ जो भी नीति नियम बताए गए हैं उस नीति नियम से हम करेंगे तो अवश्य ही स्वास्थ्य की प्राप्ति हो ही जाएगी। तो जितना लंबा उपवास करेंगे उतना ही फायदा होगा। अभी ये पूरा पार्ट हमारा खत्म हो गया, तो सेवा और सुमिरन, ये 3 चीजें बताई। तो आपने खाने में कंट्रोल कर लिया, तो पहली चीज आपने क्लियर की तप के बारे में। दूसरी
सेवा, तो सेवा में हम क्या कर सकते हैं? बाबा की सेवा तो करते हैं हम, तो हमारा सेवा का पार्ट भी ब्राह्मणात्माओं के लिए बहुत इजी है, विशेष कोई सेवा करने जाने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात सुमिरन, तो सुमिरन तो हमारा सदैव दिल में बजता ही रहता है, बाबा का म्यूजिक। तो ये तीनों चीजें हमारे जीवन में आएगी तो स्वास्थ्य की प्राप्ति संपूर्ण होती जाएंगी। थोड़ा सा मैं अपने विशेष अपने बारे में बताऊं तो पिछले 2.5 या 3 साल से पक्व भोजन बिल्कुल ही छोड़ दिया है मैंने। यहाँ भंडारे में कभी थाली लेके खड़ा नहीं रहता, क्योंकि अभी पकाया हुआ भोजन खाने की जरूरत नहीं है। तो आप सोचेंगे तो भाई जी आप क्या खाते हैं, तो इसमें कच्ची सभी चीज़ों की इतनी सारी रेसिपियाँ बनती हैं कि आप उनसे भी बढ़िया टेस्ट आता है। आज आप लोगों के बीच में अमृत भाई ग्लोबल हॉस्पिटल से आए हुए हैं, वो हमारे पोरबंदर में भी आए थे 15 दिन या 10 दिन पहले, तो वो हमारे साथ बैठे थे और हमने साथ में भोजन भी लिया था कच्ची रेसिपियों का, और वो भी ये सिस्टम को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो 2 मिनट में अमृत भाई आप अपना थोड़ा सा अनुभव थोड़ा सा सामने रहकर बता दीजिए, तो लोगों को थोड़ा सा गाइड मिलेगा। आइए। हाँ जी, आपके प्रश्न फिर ले लेंगे, अभी प्रश्न का सेशन। नाइट को आप खाने के लिए बोल रहे हैं जी। मुझे एनटीएस मैंने यूट्यूब में देखा था जी। लॉन्च को सलाद लीजिए, उसके बाद ही आप जो पका हुआ खाना ले सकते हैं। जी। आप रात को ये रख रहे हैं जी। और एक वो जैसे डॉक्टर सचिन बता रहे थे निर्जल करना है 16 घंटा का। जी। तो रात को जो खाने के बाद आप जैसे कह रहे हैं खाने के बाद क्या निर्जल करना है, सवेरे जैसे 4 बजे से 6 घंटा का उपवास करना है, मतलब 10 बजे तक। तो रात को मान लीजिए अगर 6 बजे तो खाया, हाँ, तो हाँ। ऐसे 10 बजे तक या कैसे कितना रात भर पानी नहीं पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। वो थोड़ा स्पष्ट कर दीजिए। और हाँ। जो टाइम टेबल ड्यूरेशन का थोड़ा भी कर दीजिए, जैसे 4 बजे से 6 घंटा हाँ, हाँ। उपवास माना 10 बजे पता कर लेना है कैसे कैसे थोड़ी ऐसे हाँ, वो थोड़ा डिवाइड करके बता हाँ, देंगे। क्लियर हाँ। जस्ट 1 मिनट, आप अमृत भाई को हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ, अमृत भाई। ओम शांति। एनडीएस करते हुए मुझे 2 जनवरी से चालू किया था 2021 से, आज 1 साल पूरा हुआ। मुझे वो समय शुगर हो गया था 227 था फर्स्ट नाश्ते के बाद वाला। एनडीएस चालू करने के बाद अभी पूरा बिल्कुल गोली छोड़ दिया। वो समय 1000 mg की गोली खा रहा था। एनीमा बहुत फायदा होता है। डेली में एनीमा स्टार्टिंग में तो 2 बार ले रहा था। एनीमा से पूरी बीमारी खत्म होती है। एनीमा ही संजीव की क्रिया है। और 6 घंटे के बाद फिर फ्रूट जूस लेता था 10-11 बजे ग्रीन जूस, और 1 बजे फ्रूट खाता था, और शाम को बाजरे का रोटला और सब्जी। और बीपी भी पहले 2 गोली खा रहा था, बीपी की भी 1 गोली हो गई। और कोलेस्ट्रॉल भी 1.5 साल से अभी नहीं हो रहा, कोलेस्ट्रॉल की गोली भी बंद हो गई पूरा। मेन एनीमा बहुत जरूरी है, और फास्टिंग जितना हो सके इतना 6 घंटा। बहुत बार तो तीनों टाइम मैं फ्रूट ही खा रहा है, कभी दोपहर और शाम को भी खाना नहीं खा रहा, और एक ही टाइम दोनों टाइम फ्रूट ही खा रहा हूँ, दोपहर में और शाम को। तो आपने अमृत भाई का इन शॉर्ट जो आपने अनुभव सुना कि बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल तीनों रिपोर्ट्स जो हैं वो नॉर्मल हुए और दवाइयाँ भी खाना बंद हुआ। तो ये सिर्फ अमृत भाई के बंद नहीं, हम सब के बंद हो सकते हैं। हमारे आसपास के लोगों के भी दवाइयाँ बंद हो सकती हैं। इतनी ये कारगर सिस्टम है।
आपने कभी सुना नहीं होगा कि किसी डॉक्टर ने बीपी की दवाइयाँ बंद कर दी, शुगर की दवाइयाँ कोर्स करते करते बंद करवा दी। हाँ, मात्रा बढ़ाते रहेंगे, गोलियाँ खाने के बाद इंसुलिन के इंजेक्शन लेना आपको राय देंगे, कभी इंसुलिन की ज़रूरत है। और इस सिस्टम में रोग जड़ से ख़त्म हो जाते हैं। स्वयं के ऊपर संयम रखना है तो बहुत इजी हो जाता है। तो कोई कहता है कि भाई ये प्रैक्टिकल लाइफ में, सोशल लाइफ में पॉसिबल है, क्या कर पा सकते हैं? तो आज 40 करोड़ से ज़्यादा लोग ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और आपके सामने ऐसा लगेगा कि हाँ, जिग्नेश भाई जैसे कोई कर सकते हैं, सभी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ सभा के बीच में और भी लोग हैं जो ये सिस्टम को पूरी रीति से करते हैं और अपना पूरा शेड्यूल है वो अपक्व लेते हैं। तो 50 साल 70 साल के बाद अपक्व भोजन लेंगे बीमार होने के बाद, वो तो ठीक है, अभी आपके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। लेकिन हमारी सभा में मैं अभी 3 लोगों को खड़ा करूंगा जो हमारे टीम के ही मेंबर हैं। वो आज अपक्व भोजन पिछले 1 साल से ले रहे हैं, पक्व भोजन ले ही नहीं रहे हैं। तो मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊंगा, मुलाकात करवाऊंगा। तो सर्वप्रथम वीना बहन आप खड़ी हो जाएं। अभी इनकी आयु है 21 साल और पिछले 1 साल से रोटी सब्जी दाल भात कुछ खाया ही नहीं है। आप कहेंगे बाप रे, तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये फल सब्जियां सब खाती है, तो आपको लगा कि इतनी दुबली इसलिए ही है। लेकिन जब ये सिस्टम शुरू किया था तब उनका वेट कितना था वो आपको बताएंगे। तो अब इस सिस्टम करने के बाद क्या बदलाव आए हैं? हाँ, तो सुनाइए। जब मैंने ये सिस्टम शुरू किया था तब मेरा वेट 35 kg था और 6 मंथ के बाद वेट लूज हुआ था, 32 तक वो चला गया था। बाद में मुझे 1 साल के बाद वेट गेन शुरू करना हुआ तो 42 kg अब हाल में है मेरा। मतलब 7 kg वजन बढ़ा जो सालों से नहीं बढ़ रहा था। हाँ, तो कोई कहता है ये एनीमा और ये उपवास करने से तो बहुत दुबले हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, बहुत दुबले आदमी जो 30-35 kg के हैं वो अभी 50 kg 55 kg तक पहुंच जाते हैं। हाँ, और जो हाँ? हाँ, मेरा आई ग्लास में 3.5 नंबर थे, अभी मुझे 3 नंबर है, आधे कट हो चुके हैं, कम हुए हैं। हाँ, पिछले 6 मंथ में मैंने ये रिपोर्ट किया था। और माइग्रेन के बारे में? हाँ, मुझे माइग्रेशन की भी बीमारी थी, गर्ल्स प्रॉब्लम है, जो महिलाओं गायनेक प्रॉब्लम है, तो वो भी क्लियर हो चुकी है। और मुझे नींद नहीं आती थी, माइग्रेशन, मुझे सर दर्द तो बहुत ही रहता था जब मैं 9th स्टैंडर्ड से थी तब से। तो अब ये सब क्लियर हो गया है। आपको पका हुआ भोजन याद आता है? नहीं, पका हुआ भोजन देखकर जो सलाइवा उत्पन्न होती है वो मुझे नहीं उत्पन्न होती। गन्ने का रस हो, नारियल पानी हो, यदि कोई कच्चा फल हो तो वो बढ़िया लगेगा मुझे। और हमारे रेसिपी भी कितने सारे चांसेस है कि ऑप्शन है कि कुछ ना कुछ आपको जो चाहिए वो रो बनाकर खा सकते हैं। काजू कतरी है, फ्रूट सलाद है, अभी आपको सर्व करेंगे हम। यहाँ आपके लिए फ्रूट सलाद बना के आई है। हाँ, दूध नहीं है इसमें गाय या भैंस का, वो नारियल का दूध है ना, उसमें सारे फल मिलाकर आई है। क्योंकि दूध के साथ कभी फल खाने ही नहीं है, नुकसान करते हैं, लेकिन ये कोकोनट के मिल्क के साथ हम खा सकते हैं। और आप अभी दूसरी शख्सियत से मिलेंगे, मेरी युगल है कृष्णा, जो मेरे साथ साथ ही ये सिस्टम को फॉलो कर रही है। वो अपना थोड़ा सा अनुभव सुनाएगी। इन शॉर्ट 5 मिनट में 2 मिनट में बता दीजिए। ओम शांति। मेरे शरीर का नाम कृष्णा है। बाबा के ज्ञान में 15 साल से चल रहे हैं। और जो बाबा मुरली में भी याद करते हैं ना, गंधर्वी, तो वैसे हम 15 साल से बाबा के ज्ञान में पूरे ऐसा जीवन हमने बिताते हैं।
तो एनडीएस के बारे में हम बताएंगे। पहले हमारे युगल ने एनडीएस को फॉलो किया, उसने शुरुआत की, तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा। वो कच्चा खाना, हमें तो पूरे दौड़ भाग करनी होती है, लेडीज तो पूरे दिन हमारा हार्ड वर्क रहता है। तो मैंने बोला कि मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने उसमें इतना चेंजेस देखा ना कि मैंने उसे बताया भी नहीं, मैंने शुरू ही कर दिया फॉलो करना। और आज हम 4 साल से एनडीएस को फॉलो कर रहे हैं। ये एक साधना है। और हम पूरे 1 साल से अपक्व आहार पर हैं। पहले तो सुबह से फास्टिंग करना और दोपहर को कच्चा, और शाम को हम 3 साल तक पका हुआ भोजन लेते थे। अब पूरा अपक्व लेते हैं। और मुझे स्किन की प्रॉब्लम थी, वो वाढ़िया बोलते हैं ना, हाथ पग में जो उसमें फुल्ली जैसा होता है, पानी निकलता है, ऐसी स्किन की प्रॉब्लम थी। और मुझे अस्थमा था 20 सालों से। और मुझे 1 साल में दो या 3-4 बार उसे अस्थमा का अटैक आता था। तो मुझे कितनी सारी मैंने दवाइयाँ की, स्किन की और अस्थमा की। तो वो मेरी ये सिस्टम को फॉलो करने से स्किन की और अस्थमा की जो प्रॉब्लम है वो आज क्लियर हो गई है। आज मैं कोई भी टेबलेट नहीं लेती हूँ। और जब मुझे ये सिस्टम मैंने फॉलो की, तब मुझे इस सिस्टम से जो उभार आया है, मतलब कि हम जिस सिस्टम को फॉलो करते हैं ना, तो हम ये दुबले पतले लगते हैं, फिर हमें चक्कर आता है, फीवर होता है, डायरिया होता है, तो ऐसा सब कुछ होता है। तो मुझे ये जो स्किन की और अस्थमा की तकलीफ थी ना, तो वो उभाड़ ज्यादा आया। माना कि स्किन की प्रॉब्लम थी तो पूरे शरीर में निकला, पूरे चेहरे पर, गर्दन पर, हाथों पर। शरीर में बीमारी वो जो होती है ना, वो प्रकट होती है। हाँ, तो ज्यादातर पूरे शरीर में, कि जैसे कि मैं बाहर ही ना निकल पाऊं। और सब लोग मुझे कहे कि ये क्या हो गया है आपको, ऐसी दुबली पतली भी मैं दिखती थी, स्किन भी बहुत ही मेरी काली हो गई थी। और वेट भी मुझे बहुत ही कम हो गया था। मेरा वेट 44 हो गया था। मेरा पहले 65 था, इससे 44 हो गया था। और अब ये आप देखना कि अब मैं जब अपक्व आहार पे हूं ना, तो 44 से अभी 52 है। मेरा वेट बढ़ा है अपक्व आहार पर रहने से। पूरा सुबह से फास्टिंग, दोपहर को कच्चा, और शाम को भी हम कच्चा ही लेते हैं, हम पका हुआ आहार नहीं लेते हैं। तो ये युवा काल में अभी उसकी रनिंग एज, जनवरी बहनों को एज नहीं पूछी जाती, लेकिन वो भी शर्माएगी। तो मैं कहूँगा कि इनकी 34 रनिंग है। 34 में ये 3-4 साल से कर रही है, तो आज 8-10 साल कम दिख रहा है, ज्यादा नहीं दिख रहा है। रिनोवेशन होता है, थोड़ी बॉडी का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, बट रिनोवेशन के बाद एकदम पोजीशन में आ जाता है और हम अंडर एज हो जाते हैं, अंडर एज दिखने लगते हैं। तो ये सब छोटी उम्र में भी पका हुआ भोजन छोड़ सकती है। तब आप इनमें से कोई भी लोग उठकर ये मेरे को मत बोलना कि ये भाई कठिन है काम, पका हुआ भोजन छोड़ना। हाँ, मैं आपको ये नहीं कराऊंगा कल से ही प्रण ले लीजिए कि कल से छोड़ दो। मैं तो आपको कहूंगा कि दिन में कच्चा खाइए, रात में पक्का खाइए। दिन में माँ प्रकृति दे वैसा खाइए, और रात को बीवी दे वैसा खाइए। बरोबर, इस विधि से आप चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में हमारा लक्ष्य जैसे बड़ा होता जाएगा, तो हमारे लक्षण अपने आप सुधरते जाएंगे। देवी देवताओं जैसे नर से नारायण बनने की धुन सवार होगी ना, तो फिर पका हुआ भोजन की थाली बहुत छोटी लगने लगेगी। तो ये धीरे धीरे करके परिणाम लाने हैं। तो ये हमारे साथ ऐसे 10 लोग जुड़े हुए हैं हमारी टीम में। पोरबंदर में 5000 लोग हैं जुड़े हुए। YouTube में आप अपना हमारा चैनल का नाम डालेंगे ना अपने मोबाइल में, न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर करके, आप एंड्रॉइड मोबाइल सभी यहाँ बैठे यूज करते होंगे, तो उसमें सिर्फ इतना ही लिखना है, न्यू NEW DIET डाइट, DIET मतलब डाइट, न्यू डाइट सिस्टम SYSTEM सिस्टम, और हमारे सिटी का नेम लास्ट में पोरबंदर।
न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर, इतना आप YouTube में सर्च कराएंगे तो बाबा का फोटो आएगा। उस चैनल को, ब्रह्मा बाबा का फोटो, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 1100 से ज्यादा वीडियो है और इसमें जो भी लोग ठीक हुए हैं ना, उनके प्रतिभाव भी उसमें आपको घर बैठे जानने को मिलेंगे। आज 1 कलाक में मैं पूरी ये कथा जो है ना NDS की नहीं कह सकता, इसमें तो काफी छोटी छोटी कई बातें हैं, तो वो जानने के लिए आपको ये चैनल बहुत यूजफुल होने वाला है। घर पे जाएंगे तो भी सोफे में बैठ के पूरा नॉलेज आप उसमें से ले पाएंगे और घर बैठे बैठे डॉक्टर ऑफ डॉक्टर बन जाएंगे। हाँ, दूसरे लोगों की बीमारियां भी ठीक करने लग पड़ेंगे आप। खुद की तो होंगी ही, दूसरे लोगों की भी। घर में दवाइयां आना बंद हो जाएंगी। विदाउट मेडिसिन, विदाउट मनी एंड विदाउट एक्सरसाइज की ये सिस्टम है। किसी को हम एक्सरसाइज करने को भी नहीं बोलते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करनी है। कौन सा पशु प्राणी एक्सरसाइज करता है? जरूरत ही नहीं है एक्सरसाइज करने की। गलत खान पान खा रहे हैं इसलिए तो दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं। हाँ? अभी आपके लिए कुछ मीठा भी हो जाए तो ये पीते भी रहेंगे, साथ में बातें भी होती रहेंगी। अभी ये आपके सामने कब से कैमरा लेकर घूम रही है, हाँ? उनसे भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। जो भी वीडियो YouTube पे डाले हैं ना, उसमें इनका योगदान सबसे ज्यादा है। सारे के सारे वीडियो उन्होंने कवर किए हैं और आज का वीडियो भी YouTube के ऊपर आएगा। आप सभी के चेहरे सारा ब्राह्मण परिवार पूरी दुनिया में देखेगा। हाँ? तो इनका श्रेय इनको जाता है। और M.Com पढ़ रही है और ये पढ़ाई करते करते ये NDS की और कच्चा खाने की धुन इसको कैसे लग गई। हाँ? ये बहुत बड़ा तप है कच्चा खाना। हाँ, ऋषि मुनि जंगल में जाते थे तो कच्चा जो भोजन फल फूल मिल जाता वो खा लेते थे। तो आज हमारे लिए नामुमकिन जैसा हो गया है, लेकिन इतने छोटी उम्र में भी कर पाते हैं। तो थोड़ा सा अनुभव आप अपना सुना दीजिए। आपका नाम का परिचय देंगे और बाद में अनुभव। मेरा नाम है अयाती और पहले तो बेसिकली मुझे तो कोई ऐसी क्रोनिक डिजीज तो नहीं थी, पर ये जो बीना जी है ना, मेरी बुआ की लड़की, उन्होंने पहले बताया था कि ऐसे कोई सिस्टम है जिससे रोग क्योर होते हैं बिना दवा, बिना कसरत और बिना पैसा खर्च किए। तो मैंने भी ये सोचा कि नहीं, करना चाहिए। पहले 100% श्योर तो नहीं थी, पर मेरी मम्मी को नी पेन था तो उनके कंसल्टिंग के लिए हम सर के वहां गए और मैं तो बाजू में साइड में बैठी ही थी, पर सर ने इतनी अच्छी तरह से कंसल्टिंग किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये ट्राई तो करना ही चाहिए। और हाँ, मेरा वेट था 56 kg और ये बेसिकली मेरा वेट 50 ही था, पर लॉकडाउन में घर का खा खा कर मेरा वेट हो गया था 56 kg। ज्यादातर लोग कहते हैं कि बाहर का खाते हैं, ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, पर नहीं, मैंने तो घर का सात्विक भोजन ही लिया था। पर क्या मैंने गलती यहाँ कर दी थी कि सुबह, दोपहर और शाम को तीनों टाइम पका हुआ खाना लिया और जो ये सिस्टम में मनाई किया हुआ है वो खाना खाती रही। तो उससे मेरा वेट 56 हो गया और मुझे पिंपल्स की भी प्रॉब्लम थी। अभी भी आप मेरे फेस पर देख रहे होंगे कि पिंपल्स है थोड़े बड़े, पर इससे भी कई ज्यादा थे। मैंने कई सारे क्रीम का यूज किया, फिर भी कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो बाद में ये सिस्टम में आकर मुझे अंदरूनी कई सारे फेरफार आए, जैसे कि मेरा पहले योग में ध्यान, हम बैठते थे योग में, पर क्या पका हुआ खाना खाकर बैठते हैं तो ऐसा हम ध्यान लगाते हैं, पर मुझे ये अनुभव हुआ कि जब से मैंने ये रोग पर यानी कि सात्विक भोजन लेना शुरू किया तो एकदम योग युक्त हो जाता है। बाबा से एकदम ऐसा ही हो जाता है कि बाबा एकदम रूबरू ही आ गए हैं। तो कई सारे फायदे होते हैं इस सिस्टम से। एनीमा किस प्रकार से लेना है थोड़ा बता दीजिए। ये एनीमा पोट है। हमारे सिस्टम के 3 पिलर्स है, एनीमा, उपवास और ग्रीन जूस। ये फर्स्ट वाला पिलर है जो सर ने बताया कि सुबह हमें उठकर पहले एनीमा लेना है, तो यह एनीमा पोट है। इसे हमें बाथरूम यानी कि टॉयलेट जो हम यूज करते हैं 4 से 5 फीट ऐसे रख देना है। यहाँ पर खिल्ली हो तो उस पे रख देना है और बाद में जो हमारे
पानी जो हम रूम टेम्परेचर में यूज करते हैं फ्रेश होने के लिए वही भरना है। यहाँ ठंड ज्यादा है तो हम नॉर्मल, बहुत गर्म ही नहीं करना है और ठंडा भी नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर में पानी उसको यूज करना है। उसमें कोई भी दवा नहीं मिलानी है। कई लोग डिब्बे कहते में पूरा सादा पानी हाँ। जो नल में आ रहा है वो आप इनमें भर दीजिए, थोड़ा सा गर्म पानी मिला लीजिए, जो उनकी ठंडक जो पानी की है वो थोड़ी कम हो जाए। कुछ डालना नहीं है, सादा पानी ही इस्तेमाल करना है, सिंपल वाटर ही यूज करना है। हाँ वो नींबू बात सही है, जो आयुर्वेद में वो कहा जाता है, लेकिन हम आयुर्वेद से आउट ऑफ फोकस सिस्टम है हमारी, तो ऐसी कोई चीजें डॉक्टर की सलाह के बगैर हम कर नहीं सकते, इसलिए सादा पानी ही हमेशा इस्तेमाल करें लाइफ लॉन्ग। हाँ मैं बताती हूँ। 1.5 लीटर का डब्बा है तो उसमें हमें 1000 ml तक पानी भरना है। 1 लीटर, हाँ माना कि 1 लीटर पानी भर लिया और बाद में यह कैथरेट पाइप है, उसमें ये काक आता है तो उसको पहले बंद रखकर ये पूरा डिब्बा भर लेना है। और बाद में जैसे हम इंजेक्शन में थोड़ा सा प्रेशर हवा जो है उसके लिए थोड़ा सा ऐसे करते हैं तो निकल जाता है ना, तो इसमें भी हमें पहले काक बनकर थोड़ा सा खोलना है तो जो इसमें कैथरेट में एयर है वो पूरी निकल जाएगी और बाद में उसको बंद कर देना है। और यह जो कैथरेट पाइप है मल मार्ग से उसको एंटर करनी है। जितनी पहले स्टार्टिंग में तो हमारी जो मल मार्ग है उसमें सूखा मल होगा तो इतनी ही कैथरेट पाइप जाएगी। तो कई लोगों को प्रॉब्लम होती है तो उसको हम ऑयल लगाकर भी डाल सकते हैं और ये इतनी सॉफ्ट है कि छोटे बच्चे भी आसानी से यूज कर सकते हैं। और हाँ, हमें कितना पानी लेना है, कई लोगों को एक ही बार में सारा पानी चला जाता है। माना कि हमने 1 लीटर पानी भरा है तो 1 लीटर चला जाता है, पर हमें कितना माप रखना है, 750 ml तक पानी लेना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं जिनको जन्म से ही कई हम देखते हैं कि कांच की पेटी में रखते हैं, उनको कफ या कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, तो उन छोटे बच्चों को भी 50 से उससे कम ml तक पानी देकर एनीमा दिया गया है और कई सारे रिजल्ट भी अच्छे मिले हैं। और जो 5 से 10 साल के बड़े बच्चे हैं उनको 200 ml तक हम दे सकते हैं, 200 या 150 ml तक। ऐसे हमें बड़े लोगों को 750 ml तक पानी लेना है। हम शुरुआत करेंगे तो 200 ml तक पानी जाएगा, तो उसमें घबराने का नहीं है कि हमें तो 750 ml बोला गया है तो 750 ml ही जाएगा। हमें शुरुआत में हमारे बड़ी आंत में टॉक्सिक हो गए तो 200 ml तक ही जाएगा। तो ऐसे करते 750 ml तक भी जा सकता है। और हाँ, कई लोगों को प्रश्न होता है कि इस एनीमा की श्रेणी में हमने ये श्रेणी बनाई है तो 100 सवाल बनाए हैं, तो उसमें कई सारे लोगों को सवाल होते हैं कि कई लोगों को एनीमा का पानी चढ़ाया और जो हमारी बड़ी आंत में सूखा मल होता है ना, तो वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और थोड़ा ही निकलता है, तो डर जाते हैं कि ये पानी यहाँ कहीं चला तो नहीं गया या फिर कहीं दूसरी जगह से तो नहीं निकलता है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत में एक लॉक होता है। हम जो खाना खाते हैं उसमें जो टॉक्सिक या फिर कचरा माना जो होता है वो छोटी आंत से और यहाँ जठर से एंटर होकर हमारी बड़ी आंत में चला जाता है और ये काक है ना, ऐसे लॉक लग जाता है। तो जो हम बड़ी आंत से पानी चढ़ाते हैं ना, तो वो ऐसे वैसे कहीं जाता नहीं है, तो उसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है और सीधा कचरा की सफाई करता है। कुछ इसमें अपनी होशियारी या अपनी कोई ट्रिक्स आजमाइश नहीं करनी है। कोई को चमड़ी की बीमारी होती है तो कड़वे नीम के पत्ते डाल देते हैं गरम करके, किसी को अल्सर है तो नींबू डाल देते हैं। हाँ, तो ये सब चीजें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, सादा पानी ही आपके लिए काफी है। सभी प्रकार की बीमारियां दूर चली जाती है। कैंसर तक सादे पानी से चला जाता है, तो फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट हम क्यों करें। हाँ, तो ऐसे काफी लोग ठीक हुए हैं। तो ये एनीमा 1-2 दिन 3 दिन हमें अच्छा नहीं लगेगा, बाद में हम यूज्ड टू हो जाएंगे कि इसमें कोई नई बात नहीं है। कि जहाँ बैठे हैं इसमें से भी कई लोगों ने एनीमा का इस्तेमाल किया है, बहुत आसान है और इनको संजीवनी पात्र कहा जाता है, क्योंकि कई ऐसे लोग जो थे जो कोमा में चले गए थे, तो कोमा में चले जाने वाले लोग भी फिर से खड़े हुए हैं इस छोटी सी प्रक्रिया करने से। संजीवनी क्या
रोज लेना कंपल्सरी? ये जब तक बीमारी न जाए तब तक कंपल्सरी लेना है। बीमारी चली जाए बाद में अगर आप एक टाइम पका हुआ भोजन रात को शुरू कर देते हैं तो वीक में कम से कम 2 या 3 बार ले लेना है, क्योंकि आगे के लिए कोई खतरा हम होने का चांस ही खड़ा ना करे, टॉक्सिक को जमा ही ना होने दे। ये पेट की सफाई करता रहेगा, पेट में मल को जमा होने नहीं देगा, निकाल देगा सारा कचरा। मल का रुकना रोग है, गलत खाना वो भी रोग नहीं है। गलत तो कभी हम मिस्टेक कर देते हैं तो रोगी बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मल रुक जाता है इसलिए रोग है। पुराने काल के समय में लोग इतना दूध पीते थे ना, फिर भी हट्टे कट्टे थे, क्योंकि इतना काम करते थे तो मल सारा निकाल देते थे। तो मल का रुकना रोग है, इसलिए ये डिब्बे को कितने भी समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन था एक, काफी समय भी हो चुका है। हाँ, तो अभी हम खत्म भी करेंगे। जो सब्जेक्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग है ना, ये जो स्वास्थ्य का, कि आपको इजी भी लगेगा और इनमें आपके सभी के प्रश्नों के जवाब मेरे पास है। कोई भी आप प्रश्न पूछे, मैं आपको बहुत आसानी के साथ आपके दिमाग में बैठ जाए उस तरह से उत्तर देने की क्षमता रखता हूँ। बहुत आसान है। तो क्या बता रहा था मैं कि कौन सी टॉपिक लास्ट में डिस्कस की है? हाँ, वो जो आपने प्रश्न पूछा मेरे को कि 24 घंटे होते हैं दिन में, तो उसमें से हो सके तो 16 घंटे बिल्कुल ही खाली निकाल दीजिए। आज हमने 8 बजे खा लिया, सुबह 8 बजे कितना घंटा होगा? 12, और दोपहर 12 बजे 16 घंटा हो जाएगा। तो 12 बजे दोपहर ग्रीन जूस पीजिए। 16 घंटे का गैप आएगा ना, तो हमारे बॉडी में टी सेल्स जनरेट होते हैं, जिनको हमारी मिलिट्री कहा जाता है, बॉडी की सैनिक। तो वो खड़े हो जाते हैं, तब कैंसर आने का चांस भी नहीं रहता। जो लोग 16 घंटा नहीं खाते हैं 24 घंटे में से, वो स्वस्थ होने के उनके चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। मैं कहूँगा 99% है। पानी भी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं। हाँ, इनटेक करना बंद, अंदर कुछ डालना नहीं है। 16 घंटा 8 बजे से 12 बजे तक इतना। अगर हम राजयोगी हैं, हठ योगी नहीं है, इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हर एक टाइम टेबल बहुत एकदम एक्यूरेट से करेंगे ना, डिसिप्लिन से। ज्यादा डिसिप्लिन भी अच्छी नहीं है, इतनी डिसिप्लिन हो जाएगा हमारा दिमाग ही ट्रैफिक से भर जाता है। 7 बजे अरे योग करने बैठ जाए, अभी आप 7 बजे ऊपर 2 मिनट हो गई, आपके दिमाग में कितना टेंशन आ गया। बाबा कहते हैं अटेंशन लाना है, और हम टेंशन भरते जा रहे हैं। ऐसे इस सिस्टम में भी 16 घंटा नहीं हुआ, 14 घंटा हुआ, ओके यार, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं, अच्छी तरह से कर रहे हैं। 12 घंटे से शुरू कर। एक मैंने कैंसर का केस सोल्व किया ना, 12 घंटे से आप शुरू कर सकते हैं। एक कैंसर का केस सोल्व किया, बोन कैंसर था, तो वो भैया, मैंने उनको बोला कि जितना उपवास करेंगे इतना कैंसर के सामने लड़ने वाले सेल्स आपकी बॉडी में जल्दी से क्रिएट होंगे। उसने 22 घंटे का निर्जला उपवास आज के दिन में वो कर रहा है। बोला कि भाई रात को 8 से 10 2 घंटे में मैं खाता हूँ, बाकी के घंटों में खाता भी नहीं हूँ, पीता भी नहीं हूँ। तो 24 घंटों में उन्होंने खाने के लिए 2 ही घंटे बचा लिए, और आज इतना फिट है। कई बातें ऐसा मेरे को बोलते हैं, आज मैंने रबड़ी खाई, आज मैंने जलेबी खा ली। इतना कितने समय से खा रहा है? एक बार प्योर हो गया, मैंने उनको मना किया आटे वाली चीज नहीं खानी है, पैकिंग फूड्स नहीं खाने हैं, दूध की आइटम नहीं खानी है। तो बोला आज मेरी बच्ची का बर्थडे था ना, तो मैंने आज आइसक्रीम खा ली। फिर भी उनको रोग भी नहीं हो रहा है, एक ही वजह से नहीं हो रहा है कि 24 घंटे में से 22 घंटे वो कुछ खाता पीता नहीं है। तो गलत चीजें भी शरीर हजम कर लेता है। डॉक्टर सचिन ने 2-3 बार 72 आवर्स उसकी टीम ने 72 घंटे का निर्जला उपवास किया, कितनी बार किया उसकी टीम पूरा वर्ल्ड में। मैंने इस यात्रा के दौरान मैंने 21 दिन तक, मैंगो की सीजन थी तो बिल्कुल मैंगो ही खाया था, दूसरी चीज ही नहीं खाई थी। वाटरमेलन, तरबूज आता है, तो तरबूज का 1 महीने तक प्रयोग किया था, सिंगल मोनो फूड जिनको कहेंगे। हाँ घनश्याम भाई, बाकी कोई चीजें मैं
दिमाग इतना बिजी नहीं रहता कि आज खाना क्या है, ऑप्शन ही नहीं देना है, बस तरबूज खा लो। एक 20 किलो का तरबूज घर में रख दिया, जब भूख लगे तब उनका जूस निकाल लिया, उनके पीस करके खा लिए। मैंगो तो मैंगो का जूस निकाल कर पी लिया, उनके पीस करके खा लिया, तो मोनो फूड कहा जाता है। भूख लगे खाए या ऐसे जो टाइम टेबल के नहीं, टाइम टेबल के हिसाब से कुछ नहीं करना है। भूख लगे तब खाना है, प्यास लगे तब पीना है, ये नियम है हमारा। रात को प्यास लगेगा तो जी, शुरुआत के दिनों में हमें प्यास लगेगा क्योंकि हमारा शरीर एसिड से भरा हुआ है, हमने पकाया हुआ भोजन खाया है। तो थोड़ा सा 19-20 करके जरूरत पड़े पर गार्गल कर लेना है। गार्गल करने पर, ना चलने पर एक सिप, छोटी सी सिप लेकर कुछ गले को आराम मिल जाए, ऐसा कुछ कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नियम से बाहर नहीं हो जाएंगे, है? अभी शरीर ही आपको इतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो धीरे धीरे करके कन्वर्ट होता है। इसको टाइम देना पड़ता है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फिर कन्वर्ट होगा। जैसे ही एसिडिक से अल्कलाइन लेवल प्राप्त कर लेगा, फिर आपको प्यास की, पानी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार मैं तरबूज के ऊपर रहा ना 1 महीने, तो 10 दिन के बाद मुझे याद आया कि पिछली बार मैं कब पानी के घड़े के पास खड़ा रहा था। हा? पानी की जरूरत ही नहीं, क्योंकि नेचुरल वाटर तो तरबूज में है, तो आपको वाटर डिमांड नहीं करेगा। डॉक्टर कहते हैं कि भाई पानी तो 5 लीटर पीना ही चाहिए। तो ऐसे कई सिद्धांत आपके सामने बहुत छोटे लगने लगे। 20% पानी। हाँ, तो ऐसी तो मेडिकल की कई बातें हैं जो इस सिस्टम में बिल्कुल उल्टी है। सुबह का भोजन राजा जैसा, तो इसमें कहा जाता है सुबह का भोजन भिखारी जैसा, रात का भोजन राजा जैसा इस सिस्टम में कहा जाता है। तो उसमें कहते हैं कि रात का भोजन भिखारी जैसा। दूसरी सिस्टमों से अलग है, उल्टी है और हो जाता है सुल्टा, ये पक्का है। आप 15 दिन करो, 30 दिन करो, बात खत्म, आप पूरे के पूरे नए लगने लगोगे। हाँ, चश्मे में भी 2.25 नंबर के पहनता था। 12 साल स्कूल का काम किया, मैनेजमेंट में था, तो थोड़ी लिखा पढ़ी भी करनी पड़ती थी, कंप्यूटर में बैठना पड़ता था। 2.25 नंबर क्रॉस नंबर थे, वो भी लाइट सामने से आ जाए ना तो ऐसे सामने से कुछ दिखा या बंद हो जाता था। तो इस सिस्टम करने के बाद 6 महीने के बाद यही चश्मे में यूज करता था। इसमें नंबर वाले ग्लास थे, आज क्लियर ग्लास है। हाँ, नंबर चले गए, आप कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आई साइट को भी बढ़ाता है, 5 इंद्रियों को ऊपर उनका प्रभाव पड़ता है इस सिस्टम का। अभी कोई कहेंगे मेरे कान में बहरास है, जिग्नेश भाई इसके लिए अलग क्या करें? कुछ नहीं करना है, ये सिस्टम को करना है। कोई कहता है कि हमें कच्चा खाना अच्छा नहीं लगता, मुझे भी फायदा हुआ कान का। हाँ, 2018 में मुझे यहाँ कूलर बाजू में रखा था, तो कूलर की हवा घुस गई नजदीक, तो बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर डॉक्टर शरद मेहता को बताया तो इसने बोला अभी कुछ नहीं होगा। अहमदाबाद गया, उसने मैं बोला कि आपका ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे, मशीन लगाना पड़ेगा। तो इनसे भी फायदा हुआ, अभी 70% सुनाई पड़ता एक कान से, एक कान बंद हो गया था कंप्लीट। 5 इंद्रियां जो है ना वो हमारी मजबूत होती है। पूरा करेंगे तो जल्दी खुल जाता है अपना। अभी मैं 70% ही कर रहा हूँ जी, 100% करेंगे तो રેસીપી છે हाँ, એ રેસીપી જોતી હોય તો रेसिपी चाहिए तो न्यू डाइट सिस्टम पोरबंदर चैनल को आप सर्च करेंगे तब बाबा के फोटो वाला चैनल आएगा, उसमें प्लेलिस्ट होगा। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे ना तो डिपार्टमेंट अलग अलग है, उसमें से रेसिपी डिपार्टमेंट में आप चले जाओ तो आपको सारी रेसिपियां 165 के ऊपर रखी गई हैं वो मिलेगी। और हर रोज 2 दिन में एक रेसिपी तो हम रखते हैं, तो वो 500 के ऊपर तो रख देंगे रेसिपी। अभी रेसिपियां हम हर रोज बनाकर यहाँ त्रिलोक में भोजन कर रहे हैं। आपको किसी को भी आना है, कल तो पांडव भवन जाएंगे, कल नहीं होंगे, लेकिन आ सकते हैं। कोई भी माताएं जो पिलाया ना वो भी नेचुरल है। हाँ। पिलाया फ्रूट सैलेड वो भी नेचुरल है जी। अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, तो हम पूरा करते हैं। ये पूरा तो टाइम टेबल पूरा तो कर दीजिए। हाँ 12 बजे तक। हाँ, उसके बाद फिर ग्रीन जूस, फिर फ्रूट, फिर वेजिटेबल छोड़ देगी। टाइम रिलेटेड हमें रहना नहीं है, ये इसका सिद्धांत है।
आपको 1 बजे भूख लगी फिर से आप 1 बजे खा लीजिए, आपको नहीं लगी 4 बजे भूख लगी तो 3 कलाक बिल्कुल ना खाएं। समझ में आई बात? टाइम के हिसाब से नहीं खाना है। 6 घंटे के बाद आप ग्रीन जूस पी लिया, 6 घंटे के बाद भूख लगी तो कुछ खाएं, इच्छा हुई तो बाद में 6 घंटे के बाद आप खाओ। जरूरत नहीं है कि खाना पीना जरूरी है, खाने से बीमारी जाती नहीं है। अच्छा खाना हो या बुरा खाना हो, खाने से बीमारी नहीं जाती। आपने मैंगो अच्छे खा लिए तो बीमारी चली जाएगी, वो तो शरीर का पोषण होता है हमारा। बीमारी हटाने के लिए एनिमा लेना जरूरी है, फास्टिंग करना जरूरी है और ग्रीन जूस लेना जरूरी है। 3 चीज से बीमारी जाती है। एक ही बार लेना है एनिमा में, सुबह शाम को लेना है। सुबह और रात को भी सोते समय उनके पहले हमें एनिमा ले लेना है। 2 बार खाने के पहले ले या खाने के बाद में कभी भी ले सकते फास्टिंग हैं। होना चाहिए कभी 15 दिन में एक बार, तो ज्यादा अच्छा रहता है। 15 दिन में आप पूरा दिन ऐसा करो कि आज कुछ खाना नहीं है। बहनें सोमवार रहती है सावन के महीने में, कुछ नहीं खाती पीती, निर्जला एकादशी करती है, तो ऐसे निर्जला भी करते हैं। तो निर्जला को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। जो बड़े रोग में घिरे हैं ना, उनको तो निर्जला 1 सप्ताह में 2-2 दिन 3 दिन कराते हैं हम, कि आप कुछ खाओ पियो नहीं। अब खाना पीना बंद, निकालना शुरू, मतलब एनिमा का इस्तेमाल करके पूरा कचरा जो है ना, कखपन है ना, वो निकालते रहने और बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। जिग्नेश भाई, आजकल सब्जियां तो सारी रासायनिक खातर वाली आ रही है ना, तो उसको भी थोड़ा करना पड़ेगा ना, नहीं वैसे खाएंगे तो और बीमारी बढ़ जाएगी। अभी वो हमारी एक मान्यता है कि हम ऑर्गेनिक हमें खाना चाहिए, ऑर्गेनिक से मैंने अभी बात बताई कि खाने में ताकत नहीं है और खाने से बीमारी जाती नहीं है। अभी रही बात ऑर्गेनिक के बदले दवाइयों वाली सब्जियां खाने की बात, तो दवाइयों में जो भी पेस्टिसाइड यूज होते हैं उसको गवर्नमेंट अप्रूव्ड करती है, और वो जो दवाइयां छिड़काव होती है ना उसके ऊपर, उनमें जो होते हैं वो कीड़े या जंतु होते हैं, उनको वो खत्म कर देती है। और रसायन की जो लिमिट्स है ना, उनकी जो पॉइजन की लिमिट्स 2 मिनट की होती है। कितनी? 2 मिनट। अगर सीधा आपने खा लिया या पी लिया तो आपके ऊपर कुछ असर करेगा, लेकिन सब्जियां जब दवा का छिड़काव हो जाता है तो फिर 2 मिनट नहीं 2 दिन के बाद आपके पास आती है। तो आप पानी से धो लो, आपको कोई नुकसान करेगी नहीं। मैंने ऐसी ऑर्गेनिक सब्जियां खाकर ठीक नहीं हुआ, मैं दवाइयों वाली सब्जियां, दवाइयों वाले फल खाकर ही 10 बीमारी गई है मेरी। तो ऐसे हमें डरना नहीं है दवाइयों से। दवाइयों बिगर आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है मिलना। 2 या 5% लोग उनको ये चीजें उपलब्ध होती है, ऑर्गेनिक चीजें, तो उनके ऊपर अब डिपेंड नहीं रहेंगे और डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर नमक के पानी में आप डालो तो अच्छी तरह से क्लीन होगी, सादे पानी में। और मैं तो ये कहूंगा कि सीधी खा जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, डरना नहीं है बिल्कुल। आपको कितने बजे तक खाना चाहिए? रात को भूख लगे तब मुझे रात को 9 बजे खा सकते हैं। जी जो भूख लग जाएगी 6 बजे। ये आजकल हमने यही बोला है ना कि सुबह में 3 बजे उठना है, 5 बजे नहाने जाना है, 7 बजे स्कूल पे जाना है, 8 बजे कपड़े बर्तन हो जाने चाहिए। ये टाइम टेबल के हिसाब से हम चले हैं, लेकिन इस टाइम इसलिए हमारे माइंड में स्ट्रेस, एंजाइटी आ गया है। छोटा बच्चा है ना, उनको नींद आती है तो यहाँ सभा में बैठे बैठे भी ऐसे करके गिर जाता है, और हम बड़े नहीं सभा में ऐसे झुटका नहीं खा सकते, खराब लगेगा, दूसरे लोग देखेंगे तो हैं। तो जो आदमी कहाँ भी आराम से झुटका ले ले या फिर नींद में चला जाए छोटे बच्चों की तरह, तो मैं तो समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। आपको नींद आई, आपने नींद को रोका नहीं। आपको भूख लगी, आपने जबरदस्ती नहीं की अपने शरीर के साथ, नहीं आज मेरे को नहीं खाना है, अभी 12 नहीं बजे हैं, 12 बजे के बाद ही खाऊंगा। आपको भूख लगे तब आपको अवश्य खाना चाहिए। आपको प्यास लगे तब ऐसे करके बैठे नहीं रहना है, आपको तुरंत ही पानी के पास जाना है और पानी पी लेना है। तो ऐसे
सुबह का फास्टिंग ही कंपलसरी है, उसमें थोड़ा सा हमें स्ट्रिक होना पड़ता है, बाकी तो आप आराम से नेचुरल रहिए। पहले ही खाना ठीक है, जो वो जैन धर्म में ऐसा कहा गया है, लेकिन एनडीएस वालों को रात को 2 बजे आपको भूख लगी, आपने फ्रूट सलाद ही पिया यहाँ सभा में, बाकी कुछ खाया पिया नहीं, तो आपको 2 बजे भी भूख लग सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि 2 बजे उठकर आप एक केला खा लो, आप कुछ अनार के दाने पड़े हैं वो खा लो, या कुछ सब्जी पड़ी है वो कच्ची खा लो, आपको छुट्टी है, कोई मना नहीं। ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने हैं, नहीं खाने। ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कब्ज करते हैं, चिकने होते हैं, और उसमें बिल्कुल ही ताकत वाली बात है ही नहीं। हाँ, 400 या 1000 के किलो मिलते हैं, इसलिए हमारे लिए वो वैल्यूएबल हो चुके हैं। खजूर हम खा सकते हैं, वो भी थोड़ा सा पानी में भिगो कर 1-1.5 घंटे। क्या किशमिश वो सभी जो हैं ड्राई फ्रूट्स, उनको हम थोड़ा सा पानी में भिगो कर 1 या 1.5 घंटा, या कई बार तो पूरी रात भी हम भिगो सकते हैं और बाद में यूज कर सकते हैं। वो उसमें कोई फायदे वाली बात नहीं है, लेकिन नुकसान कम करेगा, एसिड उनमें से निकल जाएगा। हाँ, बादाम भी आप भिगो कर ले 10-12 घंटे तो ले सकते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से ले रहे हैं कि शरीर में, बदन में जोर आएगा, तो जोर आता नहीं है। आपको सिंपल उदाहरण दूं कि आप अपने बैल या गाय भैंस को कभी भी बादाम काजू खिलाया है? सिर्फ गदब खिलाते हैं और वो ग्रीन पत्तियां खाते हैं, तीसरी चीज भी उनको मिलती नहीं है। लेकिन भैंस जो है वो 15 लीटर दूध देती है, और हमारी बहनें जब बच्चा उनके वहां जन्म होता है तो उतना दूध पिलाते हैं कि दूध पी तो कुछ हट्टी-कट्टी हो जाएंगी, और 2 महीने के बाद उनका बच्चा को दूध चाहिए और माँ को दूध आना बंद हो जाता है। उनको सीरा खिलाते हैं, काजू बादाम की नई नई आइटम टोली बनाकर खिलाते हैं, फिर भी कमजोर है, क्योंकि सही भोजन नहीं ले रहे हैं, पका हुआ पेट में जमा ही कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी हमें ताकत प्रदान नहीं करती। आप देखते हैं कि गरीब के घर में जहाँ चिंता नहीं होती, तनाव नहीं होता, सिर्फ 1 या 2 चीजें खाने को मिलती है, बहनें हट्टी-कट्टी और तंदुरुस्त और ताकत वाली रहती है। हाँ, ऐसे लेबर काम भी कर सकती है। और धनी के घर में इतने शीशे के छोटे छोटे जार में इतनी सारी चीजें पड़ी रहती है, जब चाहे जो भी चीज बनाए खा ले, तो वो इतनी कमजोर होती हैं कि घुटने चेयर में से खड़ी नहीं हो पाती, चलते चलते गिर जाती, बीपी आ जाता, शुगर आ जाता, मोटापन आ जाता, इतनी बीमारियां लेकर खड़ी है। खाने में शक्ति नहीं है। हाँ, जो फूड है, फूड इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत बड़ी और गहन विषय है। फूड इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का सोर्स कौन सा है? डीप स्लीप एंड मेडिटेशन। डीप स्लीप, गहरी नींद, और मेडिटेशन माना सुमिरन, ध्यान, वो दोनों चीजें हैं, वो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। और रेस्ट इज द बेस्ट क्योर, मतलब आप आराम करो, शरीर को आराम चाहिए तो आराम दो, तो वो बेस्ट क्योर। कोई डॉक्टर कहते हैं अभी आप आराम करो, इतनी दवाइयां दे देता है तो 10-12 घंटे पेशेंट सोता ही रहता है खटिया में, तो उसको लगा कि दवाइयां लागू पड़ गई। दवाइयां लागू नहीं, आपको 12 घंटे सुला दिया ना, तो शरीर अपने आप ठीक होने लगता है। हाँ, दवाखाने में आप क्या करते हैं? 7 दिन से पड़े रहते हैं, आराम करते हैं। रेस्ट इज ए बेस्ट क्योर। आपको लगा कि ये 500 रुपए की दवाइयां लिख दी ना, उनसे हम खड़े हो गए। और आपके बेड के नीचे क्या देखने को मिलता है तब आप जब बीमार होते हैं? हाँ, नारियल पानी, एप्पल, ऑरेंज। तो तब हम ये एनडीएस ही करते हैं। वहाँ सब कुछ खाते हुए एनिमा लेते हैं। तो ये सब बनेगा कि आप घर में आपके गटर हैं, वो गटर को आप साफ करो, फिर भर दो दूसरे दिन, तो फिर से तैयार हो जाओ साफ करने के लिए। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन जो नहीं लेते एनिमा, उनसे ये बेहतर है कि कम से कम गंदगियों को ज्यादा तो इकट्ठा नहीं करते। आज की गंदगी की और आज को साफ कर डाली। हाँ, तो सिर्फ एक अकेला एनिमा लेने से भी मैं कहूँगा कि 40% तो काम बन जाता है स्वास्थ्य में।
40% काम बन जाता है ये डिब्बा का इस्तेमाल करने से। इनको हम मैजिक बॉक्स कहते हैं, जादुई डिब्बा, है? क्योंकि काफी लोगों के जीवन में इस डिब्बे ने जादू कर दिया है। मेडिकलों में मिलता है, लेकिन मेडिकलों में से कि अवश्य ध्यान रखें कि ऐसी जो लास्ट में रिफिल है ना, वैसी रिफिल वाला ही एनिमा परचेस करे। हाँ, वो पेंसिल जैसी जो रिफिल आती है वैसा एनिमा का इस्तेमाल कभी भी ना करे। वो मलद्वार में कभी खून गिरने लगता है, कोई डैमेज हो जाता है, नुकसान करता है। हाँ, इतना जाड़ा और हार्ड आता है तो ऐसी नली ही अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हम भी कुरियर से सभी जगह भेजते हैं, पोरबंदर से हम कुरियर भी करते हैं। क्या? हाँ, तो ज्यादा डिब्बा लाएंगे ना मधुबन में, तो हमें यहाँ कुछ बेचने के लिए नहीं, हम लूटने के लिए नहीं, लुटाने के लिए आए हैं। हम आपको नॉलेज और ज्ञान है ना वो बांटने के लिए आए हैं। हाँ, वो चीजें बेचते ही रहेंगे। हाँ, जिनको जरूरत है वो अवश्य ही हम ऐसे 1-2 डिब्बे रखते हैं तो वो उनको काम चल जाता है। लेकिन उनको कुरियर के थ्रू, कुरियर के माध्यम से और हमारे YouTube चैनल को 1-2 महीने देखते हैं और उनको महसूस होता है कि नहीं यही सही चीज है। बाद में आप अपना 500 या 1000 रुपया खर्च करो, बाकी तुम खर्च करते करते थक गए और स्वास्थ्य की प्राप्ति हुई नहीं है। तो पहले समझे, सोचे, बहुत चिंतन करें। मैंने आज जो भी कहा वो सही है ऐसा मान लेने की भी जरूरत नहीं है। 15 दिन 30 दिन जो कहा है वो करके देखे, अपने दिमाग में बैठे कि नहीं बात सही है, फिर आगे बढ़े। लेकिन बीमारी आपके आंगन को छू नहीं सकती, ऐसी ये सिस्टम है। हाँ जी, अच्छा, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा करने से, मैंने पूछा आप में इतना चेंज कैसे आया, तो उन्होंने मुझे बताया। बरोबर। बोले मुझे 6 महीने से मैं भंडारे में नहीं गया। बरोबर। डॉक्टर सचिन ने 7 साल से अनाज खाया ही नहीं, 7 साल से। देखो हमारे जो भ्राताश्री डॉक्टर, हाँ, 7 साल से। हाँ, 1500 पेशेंट कोरोना का देखा, उसको आया ही नहीं, न गाउन पहनता, कुछ नहीं, केवल N95 मास्क पहनता था। कितनी बड़ी अचीवमेंट। 1500 पेशेंट को देखा कोरोना। हमारे ही ब्रह्मा कुमार 1500 कोरोना पेशेंटों को बिना मास्क के देखा है। फल और सब्जियां पिछले 7 साल से खा रहे हैं, अनाज नहीं खाते। हमारे बच्चे नहीं खाते हैं तो माताएं तो इतनी पागल हो जाती है, अरे मेरे बच्चे ने खाया नहीं है, उसको खिलाओ खिलाओ खिलाओ, हैं? खुद भी बीमार है और बच्चों को भी बीमार बना रही है। कभी खाने को बोलना ही नहीं है किसी को, कोई भूखा नहीं रह पाता। भूख लगते अपने आप देख लेता है, कहीं भी से लाकर वो खा लेता है। हाँ, खाने को नहीं कहना है, पेट साफ हुआ कि नहीं। एक तो कहावत है, 2 बार खाइया तो 2 बार जाइए, 3 बार खाइए तो 3 बार जाइए। हम तो 3 बार खाते हैं और जाते हैं 1 बार, 2 बार का कहाँ जाता है। खभा दुख रहा है और ये कमर दुख रही है, सारे यज्ञ तो पूरा भरपूर हो जाएगा और सारा डिपार्टमेंट भंडारा बंद हो जाए, लाभ हो जाएगा। और मैं आजकल देखता हूँ कि जब अभी तो बाबा मिलन होता है ना, तो विंटर की सीजन में वो बाहर एवर हेल्दी के बाहर वो दवाइयाँ देते हैं। तो उनको खांसी होती है, किसी को सर्दी होती है, ये घूंट लगा लिया और सीधे चल पड़े सुबह के भंडारे में, रोटी सब्जी वो सब खा लिया भरपेट, फिर से नीचे उतरे और फिर दवाइयाँ पी। खांसती डायमंड हॉल में जाएंगी माताएं बहनें, और इतनी खांसेगी कभी कभी तो बाबा क्या बोल रहे हैं वो भी पता नहीं पड़ता। इतनी खांसी की आवाज पहले बहुत आती थी, हैं? तो हम बीमार हैं, खा कर बीमार पड़ रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि भाई अब क्या कर रहे हैं। खाना जरूरी है, मैं खाने के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि शरीर को टिकाने के लिए खाना जरूरी है। शरीर को पोषण तो देना चाहिए ना, पोषण के लिए जरूरी है, लेकिन ताकत के लिए अच्छी नींद और ध्यान, योग। हाँ, अभी आपने जो ऐसा हल्का खाया है तो मजा आता है बैठने में, कितने लंबे समय तक बैठे रहो।
मैं मुरली क्लास में जाता था, मेरा वजन 92 kg था, 92। तो तब मैं 10 मिनट बैठता था ना, तो यहाँ स्पाइन में बहुत दर्द होता था, पिछले 2 मणके बहुत दुखते थे। 3-4 साल तो मैंने सभी MRI CT स्कैन सभी करवा लिए थे, तो उसमें कुछ पकड़ नहीं आ रहा था। तो वो दर्द इस चीज से चला गया। आपके सामने पूरी रात, आप अभी 10-15 हुए हैं, आप सुबह 10-15 तक आप मेरे को बोलने को कहेंगे, बातें करने को कहेंगे, तो ऐसे ही मैं नॉन स्टॉप बोलता रहूंगा, आपसे बातें करता रहूंगा, डिस्कस करता रहूंगा पूरी एनर्जी के साथ। थकेंगे नहीं। थकन जैसी चीज रहती नहीं है जब आप वेजिटेबल और फ्रूट के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो थकते नहीं है, उतनी एनर्जी से भरे हुए रहते हैं। थकान किसको लगती है? अनाज खा लिया तो ऐसे झुट के तुरंत ही आएंगे 10 मिनट में ही, है बरोबर? आप सभी का अनुभव है। दोपहर को जब खाते हैं ना तो 10 मिनट तो अभी सोने दो, ऐसा हम कहते हैं। काम करने की बात नहीं करते, खाने के बाद आराम में चले जाते हैं। और जब कोई काम होता है तो ऐसे कहते हैं अभी एक काम करो, खाना बाद में, पहले हम काम निपटा लेते हैं। पता है कि नहीं खाने से अच्छी तरह से काम होते हैं, खाने से काम बिगड़ते हैं। तो खाने के बारे में इतनी राय टाइट नहीं कर लेना है कि आज से खाना वाना बंद, ऐसा नहीं है। आपको 6 केले बाद दर्जन केले खाने हैं तो आप खाइए, आपकी भूख के हिसाब से आपका स्टमक जो उनको डाइजेस्ट करेगा। तो नेचुरल खाइए, प्रकृति गत खाइए, जो माँ प्रकृति ने दिया है वह खाइए। और भूख है उतना खाइए, प्यास है उतना पिए। 5 लीटर नहीं 10 लीटर पानी पी जाओ, आपको कोई खाना है या गले तक भी खा ले नहीं। ज्यादातर आप कच्चा खाएंगे। हाँ, आपके क्वेश्चन बहुत इंटेलिजेंट होता है। हाँ, अगर केला मिला तो 3.5-10 या 15 छुट्टी दे दीजिएगा। फल खाएंगे तो अच्छा जी। अभी जो अननेचुरल जो टेस्ट है, सुनिएगा, अननेचुरल टेस्ट है ना, वो अपने भूख नहीं है तो झूठी भूख लगेगी और ज्यादा खा लेंगे। और जो नेचर ने दिया है ना, वो हमारा सबका अनुभव है कि वो इतना ही खा सकेंगे जितनी भूख है, ओवर ईटिंग नहीं कर पाएंगे आप। ये विशेषता है नेचुरल खाने की। और आपका संतृप्ति है ना, वो तृप्ति अपने आप फील होती है। मैं पका हुआ भोजन बहुत ज्यादा खा लेता था, 1 परोठा सुबह नाश्ते में तो चल जाता, लेकिन 5 खा लेता था, क्योंकि टेस्ट है, तेल है उसमें, जीरा डाला हुआ है, गर्मा गर्म है, फर्स्ट क्लास एकदम। तो चाय 1 के बदले 2 गिलास पी लिया, तो उनका कोई हमें पता नहीं चलता कि पेट पूरा भर गया है, डालते जाओ टेस्ट के कारण। और जब आप कच्चा खाएंगे तो घनश्याम भाई आपको भी शायद अनुभव होगा कि ओवर ईटिंग हम नहीं कर पाएंगे। जब तृप्त जल्दी से हो जाते हैं, तो इतना सारा भर के खा लिया, इतना खा लेंगे तो आराम से कंप्लीटली हम फुल हो जाएंगे। दूसरा उसमें शिविर भी होती है ना, तो पांडवन से भी जाके आया मास्टर चिमन भाई और मंजूबन टेलीफोन ऑपरेटर मास्टर 1 महीने पहले शिविर करके आया था 6 दिन। जी, शिविर हम अपने ग्रुप में से तो 5 घंटे या 6 घंटे या पूरे दिन की करते हैं वहाँ पोरबंदर में। 1 वीक की सूरत है, राजकोट है, अहमदाबाद है, फिर नासिक है, वहाँ ये सब शिविरें होती हैं। तो उस तरफ भी कोई अभी भी चालू है मातर में। हाँ, तो कोई ऐसा फिक्स शेड्यूल नहीं है, जैसे हमारे मधुबन में फिक्स शेड्यूल होता है ना, सभी प्रकार के आयोजन एक निश्चित जगह पर, ऐसे नहीं होते। उस पर यूं कोई ने आयोजन कर लिया तो एडवर्टाइज आ जाती है कि यहाँ शिविर है। खास नासिक में तो होती ही है, वो बहुत दूर हो जाता है हमसे नासिक। वहाँ द्राक्ष की शिविर 10 दिन, द्राक्ष के अलावा कुछ खाने को देते ही नहीं है। 10 दिन द्राक्ष का जूस पी लिया, द्राक्ष खा ली और एनिमा लेते रहो। 10 दिन में लोगों के लगभग रोग दूर हो जाते हैं।
तब पता चलता है कि नहीं खाने से रोग दूर होते हैं, खाने से रोग दूर होते नहीं है। हाँ जी, वहाँ जो चार्ज है ना वो रहने का 15,000 20,000 रिसोर्ट है नासिक में। हाँ, इतना कुछ होता है, एक सप्ताह का है। और 10-20 हजार का तो खर्च लगता है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी शिविरें करने की भी आवश्यकता नहीं है। मैंने अपने 10 रोग बिना शिविर के सिर्फ YouTube सुन कर दूर किए हैं। तो ये भी हमें नहीं सोचना है। दूसरी बात रही रेसिपी की, रेसिपी होगी तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। अच्छी कोई खिलाने वाले तो चाहिए ना, तो हम कर पाएंगे। मैंने 8-9 महीने सिर्फ ककड़ी टमाटर, हमने दोनों ने ऐसी ही चीजें खाई थी। रेसिपी बनाना किस तरह से वो सोचा ही नहीं था। फिर रोग चले गए, फिर इंटरेस्ट बढ़ा। लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए हमने रेसिपी बनाना सीखा और रेसिपियां इतनी टेस्टी बनाई कि आज लोग खाकर पके हुए भोजन को भूल जाते हैं। तो रेसिपी का भी इतना महत्व नहीं है जितना हम देते हैं। नेचुरल चीजें खाओ, तो आपको गाजर मिला सीधा खा लिया, मूली मिली सीधी खा ली, कोई भी नेचुरल चीज है वो आराम से आप इंटेक कर लो, उसमें आपको टेस्ट आ जाएगा सभी चीजों का। और 15-20 साल का एक शुगर पेशेंट है, दवाई पर वो चल रहे थे जी, और इसको अप्लाई करेंगे तो क्या पूरा ये हो सकता है? चला जाएगा। और क्या दवाई तुरंत बंद कर देंगे या क्या करेंगे? दवाइयाँ डॉक्टर के वो कंसल्टिंग के बाद उनका पावर घटाना है, बढ़ाना है, बंद करना है, वो सब फैमिली डॉक्टर के कंसल्टिंग से आपको डिसीजन लेने हैं। चला तो जाएगा लेकिन डॉक्टर के हिसाब से आगे बढ़ना है, क्योंकि उनको पता पड़ेगा कि अभी तो शुगर इतना बता रहा है, अभी मेरे को मानते नहीं ये सब। हाँ, वो नहीं मानते, लेकिन ये मानेंगे, रिपोर्ट्स को मानेंगे, रिपोर्ट्स को तो मानेंगे ना। पड़ेगा। हाँ, उनको ये इंडिया समझाना नहीं है। वो 250 आ रहा है शुगर, अभी आ रहा है 150, तो वो देखेंगे ना कि ये रिपोर्ट में 150 दिख रहा है, तो वो अपना नॉलेज लड़ाएंगे कि 150 में 50 mg की नहीं 10 mg की चाहिए, तो वो तो कम करेगा ही। फिर 120 आ जाएगा नॉर्मल, तो नॉर्मल में कहेगा कि ये तो अपने आप नॉर्मल हो रहा है। या फिर दवाइयां लेते लेते डाउन हो जाता है शुगर, तब उनको पता पड़ता है कि अभी शुगर लेवल में है और दवाइयों से नीचे जा रहा है, कर दो दवाइयां बंद, तो डॉक्टर कहेगा, डॉक्टर दवाइयां बंद कर देगा। तो इस प्रकार से डॉक्टर की सलाह अपने आप ऐसे मिल जाती है। तो ऐसे काफी शुगर के पेशेंट ठीक हुए हैं। 15 दिन 20 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 महीना शुगर के पेशेंट। एनीमा शुरुआत में ज्यादा से ज्यादा लेना है, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम 2-3 डब्बे भर के खाली कर दो। थोड़े से पतले होंगे, थोड़े से ऐसे दिखने लगेंगे तो कोई कहेगा कि भाई उम्र ज्यादा दिख रही है कि ऐसा हो रहा है, तो ऐसी बातों की उलझन में नहीं पड़ना है। जो वो उलझन में उलझेंगे ना तो आधे रास्ते से फिर लौट कर चले आएंगे। क्योंकि प्रोसेस पूरी 2-3 साल तक चलती है शरीर में, तो नहीं कर अपनी स्पीड को घटाना है लेकिन रुक नहीं जाना है इस सिस्टम में। और आप अपने घर में भी ये प्रयोग करवा सकते हैं। कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो ये सिस्टम को समझाकर फॉलो ले सकते हैं किसी का भी। और किसी को कोई क्वेश्चन बीच में शुरू करने के बाद कोई क्वेश्चन खड़े हो तो YouTube में हमारे हर एक वीडियो में हमारा नंबर आता है 9106837942। तो इस नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। तो ये बहनें भी आपको जवाब देगी और मैं भी फ्री होता हूँ तो फ़ोन पे आपको आंसरिंग करता हूँ। तो आपको गाइडेंस मिलता रहेगा और इस ब्राह्मण आत्मा के द्वारा, हाँ, कि जो हमारा ही भाई है, तो आपको भी एक विश्वास रहेगा कि भाई दूसरा दुनिया वाली आत्मा हमें राय नहीं दे रही है। हाँ, तो इनके कारण ही आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो शौक से कीजिए, हेल्दी है तो भी कीजिए, एक साधना के माध्यम से कीजिए। प्रभु प्राप्ति तो हमने कर ली, बाबा से मिलन भी मना लिया, परमात्मा हमें इस जन्म में मिल गए, लेकिन मिलना काफ़ी नहीं है, उनको अनुभव में लाना वो बहुत बड़ी बात है। और अनुभव में तब आएगा जब हमारा शरीर हल्का होगा और हमारा मन हल्का होगा।
तो इस साधना के माध्यम से हमारा शरीर स्वच्छ होता है, मन स्वच्छ होता है, तन, मन, हमारा चित्त और हमारा अहंकार, वो चारों चीजें इनसे प्यूरिफाई होती है, चारों चीजें, और हम पूर्णतः स्पिरिचुअल पर्सनालिटी रियल रूप में बन जाते हैं। हमारा योग नेचुरल लगने लगता है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो फिर से जो होगा तो मिलेंगे नसीब में। और अच्छा लगा कि वो रोग जो बढ़ेगा ना जी, लेकिन इसमें मेरा ऐसे मैं कभी ऐसे गेहूं का जो अंकुरित करके जो ग्रास जी पीने लगा, हाँ, लेकिन मेरा जो सर्दी जुकाम बहुत बढ़ गया, तो उसके बाद क्या मैं बंद कर दिया। तो ये आ गया रोग का उभार। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। जी। ओम शांति। सभी मधुबन निवासी की तरफ से और हम सब की तरफ से जिग्नेश भाई और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत सच्चे दिल से, तहे दिल से शुक्रिया।